दिन को इस तरह ना देखो कि तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि तुमने आज क्या बोया है। देश में 17 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। कैप्टन जो उन्होंने टेस्ट करियर अपना स्टार्ट किया है, उसमें आई थिंक पहले ही मैच में 200 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। अगर रियासत के अंदर कोई शख्स भूखा है, उसको खाना खिलाना भी रियासत की जिम्मेदारी है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेजबान सहरिश जुहेब। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और आज जुम्मे का रोज़ है और जुम्मे का रोज़ आखिरी प्रोग्राम होता है। कुछ खुशी होती है लोगों को दफ्तर जाते हुए कि वीकेंड आ रहा है, और कुछ उदासी भी होती है। स्पेशली उदासी दुनिया बोल है कि सेट पे हमारी होती है कि अब 2 दिन का जो गैप है आपसे राब्ता मुलाकात वो नहीं होती। लेकिन अब हम आपके साथ हैं जुम्मे के रोज। बिल्कुल हम आपके साथ हैं। अच्छा जनाब, अभी हमने आगाज करना है एक अच्छी बात से, और ये मारूफ स्कॉटिश नॉवल निगार है, मुसन्निफ है रॉबर्ट लुइस, जिनका ये कौल है कि जी दिन को इस तरह ना देखो कि तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि तुमने आज क्या बोया है। कहते हैं कि जब दिन खत्म हो ना तो आपको एक कुछ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के जरूर ये बैठ के सोचना चाहिए, अपने से बात करनी चाहिए कि आज पूरा दिन जो आपकी एक्टिविटीज रही हैं, आपने अपने लिए क्या किया और दूसरों के लिए क्या किया। और इसमें ना लाजमी आंसर ये जरूर होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए आज पूरे दिन में क्या करके आए हैं। ये बहुत जरूरी है। बस ये जब रात को अपना एहतसाब करके सोना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या किया है गलत और आज क्या क्या हुआ है ठीक, और कल इसको ओवरकम करना है और ठीक को ज़्यादा करना है। तो इसलिए रॉबर्ट लुई ने जो कहा है कि क्या बोया है, क्योंकि अगर जो आज हम बो रहे हैं वो कल हमें ही काटना है, इसलिए वही बोइए जिसका आपको फ़ायदा होगा। अब शामिल करनी है बड़ी खबर। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को मुतासर कर रहे हैं। मुल्की वसी तर मफाद में इनकी वापसी ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पेशावर में खिताब। इंटेलिजेंस इदारों ने अफगानिस्तान में मुतहर्रिक दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त जारी कर दी। पाक अफगान ताल्लुकात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कराची अर्शी प्लाजा की आग तो बुझ गई, लेकिन मुतासरीन की उम्मीद का दिया अब भी जल रहा है। हुकूमत को आगे आकर दादरसी करना होगी। सिर्फ दौरे काफ़ी नहीं, रिहायशी हों या कारोबारी अफराद, सबकी बहाली ज़रूरी है। नून लीग के छोटी जमातों से बड़े सियासी इत्तेहाद के बावजूद पीपल्स पार्टी तनहा खड़ी है। बिलावल मुल्क भर में भरपूर सियासी मुहिम तो चला रहे हैं, लेकिन किसी जमात को फिलहाल साथ नहीं मिला रहे। आने वाले इलेक्शन बिलावल की फहमो फरासत का इम्तिहान होंगे। और कौमी टीम का ऑस्ट्रेलिया में मुहिम का शानदार आगाज। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन से हम आहंग दिखाई दे रहे हैं। कैंगरूज के खिलाफ भी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखना होगा। यह जबरदस्त किस्म में आपकी बात करें, जबरदस्त किस्म का इनिंग खेली शान मसूद ने, 201 रन की और शानदार। बाकी उस तरह से 40 रन और 41 रन बाबर और सरफराज ने, 2 साबिक कप्तानों ने वो बनाए हैं, लेकिन एक ही लंबी इनिंग शान मसूद की थी। तो बाकियों को भी फॉर्म में आना है, स्पेशली ओपनर्स को, तो आगे जो असल मार्का है उसमें बेहतर होना है, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ है। अगर ट्रेंड्स की तरफ देखा जाए तो पहला ट्रेंड भी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही है, और इसमें तकरीबन 4235 लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। कैनबरा में ये 4 रोज़ा टेस्ट मैच का तीसरे रोज़ का खेल होगा, और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर 11 की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। पाकिस्तानी बॉलर्स खुरम शहजाद और अबरार अहमद ने एक शिकार किया है। ग्रीन कैप्स ने अपनी इनिंग्स 9 विकेटों पर 391 रन पर डिक्लेयर की है। कप्तान शान मसूद की शानदार डबल सेंचुरी पर सारिफीन उन्हें दाद पेश कर रहे हैं। तो इस ट्रेंड में सारिफीन पाकिस्तानी कप्तान के गुण गा रहे हैं, जो कि अभी मुदस्सिर ने भी गाए हैं, और खुर्रम शहजाद की उम्दा बॉलिंग के चर्चे भी हो रहे हैं खुर्रम ने, जबकि इसमें पूरी तरह से पाकिस्तानी जो है वो नज़र आ रहे हैं कि छाए हुए हैं इस मैच में। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर 11 है, असल टीम के साथ मुकाबला करना और बॉलिंग का आगे से किस तरह से दिफा करना है अपना, और बैटिंग का, ये अगला इम्तहान अब शुरू होने वाला है। जब पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा तो
बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक और इवेंट है जो कि बिल्कुल हमारे से कहते हैं ना कि अराउंड द कॉर्नर है, वो भी क्रिकेट है और वो हमारा अपना है भाई, अपना ब्रांड है, तो उसकी बात तो पहले होगी। तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग 9 के भी सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं क्योंकि PSL फ्रेंचाइजेस का जो खिलाड़ियों के नामों का जो ऐलान है वो भी इस वक्त हो गया है। लाहौर कलंदर्स के लिए शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ और डेविड जो है वेसा वो बरकरार हैं। कराची किंग्स में जेम्स विनिस हैं, शान मसूद हैं, शुएब मलिक ही रहेंगे और साबिक कप्तान बाबर आजम और रोमन पॉल और कैडमोर पेशावर जल्मी से खेलेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स में रॉयली रोसो, वसीम जूनियर, जेसन रॉय और इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान, नसीम शाह, एलेक्स सेल्स बरकरार रहेंगे। बिल्कुल, और कुछ खिलाड़ी शफल हो रहे हैं और कुछ खिलाड़ी बरकरार हैं PSL के लिए। और PSL 9 ड्राफ्ट 13 दिसंबर को लाहौर में शेड्यूल है। ट्रेंड में सारफीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारफीन अपनी राय का इजहार कर, तो PSL का इंतज़ार किया जा रहा है। जाती हुई सर्दी में PSL का आगाज़ होगा और अब की बार फिर वही लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, पेशावर, घुमसान का रन होगा और लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे, बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अच्छा, ज्यादा मजा मुझे इस चीज का आता है वो जो सबके मतलब टीम्स के जो वो फिर सॉन्ग्स रिलीज होते हैं ना, तो वो बड़ा है, वो उसमें ना फन का एक एलिमेंट मुकाबला चल रहा होता है। बिल्कुल कि हमारा ज्यादा अच्छा है, हम ज्यादा एंजॉय इसमें मतलब जॉय दे रहे हैं अवाम को। अच्छा, अब एक और अहम मसला जिस पर हमने बात करनी है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पड़ोस यानी कि अफगानिस्तान में है। वहां पर मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमों में से 17 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बना रही है। बड़ी तशवीशनाक बात है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ कल हमने देखा कि आर्मी चीफ ने पेशावर में एक मसरूफ दिन गुजारा है और पहली बार मुनक्किदा कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब किया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त डिफेंस एनालिस्ट हैं बाबर अलाउद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ा एक अहम मामला है कि मईशत और पाकिस्तान के जो हालात हैं सिक्योरिटी के, वो एक बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन जो इर्द गिर्द से हमारे ऊपर इस तरह के अटैक और तकरीबकारियाँ हैं, उसका तदारुक कैसे हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन होती है, कौमी सलामती के इश्यूज होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है और उनसे ही मुंसलिक होती है ये मैशत ख़ास तौर पे। बिकॉज अगर आपके मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक होंगे, अमन अमान की सूरत हाल ठीक होगी, गैर यकीनी नहीं होगी, इस्तेहकाम होगा, तो ज़ाहिर सरमायाकार भी सरमायाकारी करेंगे, मैशत भी मुस्तहकम होगी। और आपने जो अपने इससे पहले अर्लियर क्वेश्चन में बात की कि अफ़गानिस्तान की जो वेस्टर्न बॉर्डर पर सिचुएशन है, ये वाकई काफ़ी तशवीशनाक है। ख़ास तौर पे जो रिसेंट रिपोर्ट अभी मीडिया के ज़रिए हम सब देख रहे हैं एशिया पैसिफिक की, जिसमें ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में 23 से ज़्यादा ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, उनके कैंप्स हैं, वो वहाँ पर है कि दुनिया के 53 से ज़्यादा ममालिक में बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर तख़रीबकारी की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है। और ज़ाहिर पाकिस्तान इन तंजीमों का, इन दहशतगर्दी में मुलव्वस ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा टारगेट है। और उसका वाज़ेह सबूत ये भी है कि इन 23 में से 17 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। लेकिन बाबर साहब, इसमें सिचुएशन अभी जो है, आपको पता है कि हम एक अरसे से ये खबर पढ़ते आ रहे हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जब पीछे एक बड़ा चेंज आया, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत बनी, तो उसके बाद उनसे बात भी हुई और ये सोचा गया, कुछ लोगों की राय थी कि अब ये तंजीमें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ पर उनका कंट्रोल होगा, उनसे ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन हम वक्तन फ़वक्तन दरअंदाजी भी देखते रहे हैं और ये चीज़ें हमारे सामने नताइज, अब ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है। क्या वजह है कि वहाँ पर क्या माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, या फिर निज़ाम बदलने के साथ चीज़ें उस तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हो पाई जैसे होनी चाहिए थी, या हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं ये तंजीमें? जी, सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पहलू तो है ये, जब अमेरिका ने यहाँ से 2021 में विड्रॉ किया तो उस वक्त वाइडली ये सोचा जा रहा था कि अब चूँकि अफगान तालिबान की गवर्नमेंट वापस आ गई है तो हालात इसलिए बेहतर होंगे, क्योंकि जितनी भी दहशत गर्दी में मुलव्वस तंजीमें हैं, कोई ना कोई लिंकेज माजी में इनके साथ रहे हैं। उस वक्त चूँकि इनका एक बड़ा पर्पस कॉमन था कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन पर जितनी भी गैर मुल्की फ़ौजें हैं उनके खिलाफ लड़ा जाए, उनको वहाँ से निकाला जाए। बट बदकिस्मती ये है कि 2 साल गुजरने को हो गए, अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट जो कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान पर मुश्तमिल है, वो भी हालात को कंट्रोल नहीं कर सकी। और सबसे बड़ा तो ख़तरनाक पहलू यही है
मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उस गवर्नमेंट का इतना इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। ज़ाहिर अफगानिस्तान एक काफ़ी बड़ा मुल्क है, वहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, एक एथनिक डिवाइड बड़ी ज़्यादा है, वहाँ पर सेक्टेरियन डिवाइड भी है। और अफगानिस्तान में जो इस वक्त गवर्नमेंट है अफगान तालिबान की, वो ज़्यादातर पश्तून डोमिनेटेड है। पश्तून अफगानिस्तान का 35 to 40% पॉपुलेशन तो है, बट वो पूरे मुल्क पे। बाबर साहब, इसमें एक चीज मुझे बस क्लियर कीजिएगा कि अब चूंकि आपको पता है कि हाल ही में एक बड़ी पेशरफ्त हुई कि हमने अफगानियों को यहाँ से मुंतकिल भी किया है, और सेकेंडली मुझे ये बताएगा कि हमारे यहाँ एक परसेप्शन और भी है, कुछ लोग इस चीज को गलत समझते हैं कि तालिबान से बात भी नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे हैं गलत है कि उनसे बात की जाए। आपकी इस पर राय क्या है? और ये इस तनाजुर में बताइएगा जो अभी अफगानी भी वापस गए। अफगानी जो वापस जा रहे हैं, हमें कुछ लोग इमाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अफगान महाजरीन को इस तरीके से वापस नहीं जा रहे। पाकिस्तान 40 साल से अफगानिस्तान का बोझ उठाए हुए, इतना उन्हें नुकसान उठाया है, सिर्फ वो लोग वापस जा रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम थे, रजिस्टर्ड नहीं थे, पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, उनको भेजा जा रहा है। ये हमारा हक है, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भेजा जा रहा है, उनको इज्जत एहतराम के साथ भेजा जा रहा है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। अब जाहिर है इन लोगों के लिंकेजेस हैं, इन लोगों को बड़ा बढ़ा चढ़ा के लोग पेश कर रहे हैं। जहाँ तक आपका बातचीत का तल्लुक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया, बल्कि जितना सब्र पाकिस्तान की गवर्नमेंट दिखा रही है, बावजूद इसके कि अफगानिस्तान से टैक्स पे हो रहे हैं, हमारे पास सबूत भी हैं, अफगान गवर्नमेंट के लोग उसमें मुलविस भी हैं, उनके लिंकेजेस भी हैं, लेकिन अभी तक हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। हम उनके साथ बातचीत गवर्नमेंट से करते रहते हैं, बट जाहिर है जो दहशतगर्दी में मुलविस तंजीमें जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानती, जब तक हथियार नहीं फेंकते, उनसे तो बातचीत का फायदा कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट का अटल मौकफ है, असूल परस्ती पर मबनी मौकफ है, हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो अमन पसंद लोग हैं, जो अमन पर तंजीमें हैं, जो सीरियसली निगोशिएट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने कभी इनकार नहीं किया, और इसलिए गवर्नमेंट अफगानिस्तान की इंटरम गवर्नमेंट से डायरेक्टली हर वक्त इंगेज रहती है, क्योंकि उनके मुल्क में वाकया मौजूद हैं, ताकि वो उनको समझाएं, उनके साथ ताल्लुकात भी हैं, उन पर इन्फ्लुएंस भी है। बेगड़ी साहब, एक चीज़ जो हम ये देखते हैं मुसलसल माजी में भी, अब वहाँ पर 4 बड़ी एजेंसीज काम करती रही, ख़ुद जो NDS है वो उसके साथ मुसाद थी, उसके रॉ है, CIA मिलकर वहाँ पर चीज़ें करती रही। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अजीत दोवल ख़ुद वहाँ पर मौजूद रहे, आप माजी में सारी चीज़ें देखते रहें। क्या अब भी अफ़गानिस्तान वहाँ सेफ़ हेवन है इन एजेंसीज़ का कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन तमाम तर क़ुव्वतों को इस्तेमाल किया जाए वैसे ही जैसे पहले किया जाता रहा? और इस वक्त पाकिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की तवक्को हो सकती है कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर में आके इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, या पाकिस्तान को अपना रद्द-ए-अमल दे सकता है? जी, जहाँ तक अफगानिस्तान के सॉइल पे, उस सरजमीन पे हॉस्टाइल एजेंसीज का तल्लुक है, एंटी पाकिस्तान हॉस्टाइल एजेंसीज, चूँकि तकरीबन 2 दहाइयों तक वो बड़ी सरेआम, बड़ी आज़ादी से वहाँ पर कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, पाकिस्तान को टारगेट करते रहे हैं। मुझे यकीन है उस तरीके से पहले के तरह तो उनकी वहाँ पर मौजूदगी नहीं है, बट डेफिनेटली फुटप्रिंट्स तो होते हैं, एलिमेंट्स कुछ होते हैं, उनके सिंपथाइजर्स वहाँ पर रहते हैं, उनको ख़त्म होने में टाइम लगेगा। और जहाँ तक ऑपरेशन का तल्लुक है, मेरा ख्याल बड़े ऑपरेशन की तो शायद बहुत उस तरीके से ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान की फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल हर रोज़ आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सुनते भी हैं, देखते भी हैं, वो तो मुसलसल कोशिश में रहते हैं कि जो वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ एरियाज़ है जहाँ पर कुछ लोगों की मौजूदगी की इतला मिलती है या कुछ लोग आके वापस चले जाते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। ये ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर इन लोगों का खात्मा नहीं होता, बिकॉज ये जहाँ तक सिक्योरिटी की सिचुएशन बॉर्डर के साथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्रोल में, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। अपनी सरजमीन पे हमने किसी को यहाँ पर नहीं आने देना, जब भी किसी के आने की इतला मिलेगी हम उसको वहाँ से निकालेंगे, उसके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। और साथ ही साथ हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बारहा मुसलसल बता रहे हैं कि उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, इन लोगों को वहाँ से रोकना है, निकालना है, क्योंकि ये उनके अपने इंटरेस्ट में है। अभी देखें ना, ये रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि इस रिपोर्ट के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कल को हो सकती हैं, फिर वहाँ पर दोबारा से कोई बड़े ऑपरेशन हो सकते हैं, वहाँ पे लोगों के लिए दोबारा मुश्किलात हो सकती हैं। इस दुनिया में भी इस तरीके से आप नहीं रह सकते, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इस तरीके से बड़ी तेजी से होती है। अब किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि सेफ हेवन्स बना के दुनिया में दहशतगर्दी करे, लोगों को मारे, बड़े बड़े ममालिक को भी निशाना बनाए। पाकिस्तान तो कब से ये कह रहा है। तो मेरा ख्याल है इस सिचुएशन की जो एक्चुअल कंडीशन है, जो हालत है, उसकी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उस पर तवज्जो देगी। अदरवाइज तो फिर
लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से भी है कि वो गवर्नमेंट भी उस तरह से नहीं है जिसको पूरे अफगानिस्तान पर भी कंट्रोल हो, और वो गवर्नमेंट है जिसको अभी तक तस्लीम भी, इवन उसके जो नेबरिंग कंट्री है बशमूल पाकिस्तान, वो भी उस तरह उनको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। जब वहाँ की गवर्नमेंट इस तरह रिकग्नाइज नहीं हो रही है तो वो वहाँ अपने ही मुल्क में हुकूमत, कंट्रोल और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो ऐसे एलिमेंट्स हैं वो कैसे कर पाएगी? तो मुश्किलात ही रहेंगी खित्ते में मजीद। जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हाईलाइट किया जा रहा है कि 2 साल होने को है। इंटरिम गवर्नमेंट देखिए कभी भी परमानेंट अरेंजमेंट नहीं होता, इंटरिम गवर्नमेंट हमेशा स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है। अब इंटरिम गवर्नमेंट अब किस तरीके से कब तक चलाएंगे जब तक कि दुनिया आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही। तो मेरा ख्याल दोनों तरफ से पेशरफ्त की जरूरत है। अफगानिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि वहाँ पर एक परमानेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आए जिसकी पूरे मुल्क में लोग कबूल करें, उसकी इफेक्टिवनेस हो, बेहतर हो, और साथ ही साथ दुनिया को भी अफगानिस्तान की इस हुकूमत को इंगेज करना चाहिए। आइसोलेशन में रख के कभी मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान यही कहता चला आ रहा है कि जब तक आप इनको इंगेज नहीं करेंगे, इंगेज करने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए, किसी फोरम पे इनको बुलाएं, इनको बताएं कि सूरत हाल कितनी सीरियस है, ताकि उनको भी ये पता चले कि वो किसी को जवाबदेह हैं, वो इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज के ताबे हैं। अभी तो वो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है, वहाँ पर तो कोई कानून नहीं है, वो आइसोलेटेड है, वो कॉर्नर्ड है, और वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, कंट्रोल उनका वैसे नहीं है। तो दोनों तरफ से पेशरफ्त की जरूरत है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मुत्तफिका तौर पर एक लाहे अमल के तहत अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट को, वहाँ के मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज को एंगेज करके वहाँ पर सूरत को बेहतर करने में उनकी मदद करने की जरूरत है। सही, बिल्कुल ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद। अफगानिस्तान का एक अहम मामला है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में दीगर भी खबरें शामिल करते हैं। सहरिश, अभी ब्रेक की जानिब बढ़े। बिल्कुल, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात होगी क्रिकेट की। और इस जेंटलमैन गेम में पाकिस्तानी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैनबरा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच में ग्रीन कैप्स ने अपनी इनिंग्स 9 विकेटों के नुकसान पर 391 रन पर डिक्लेयर की, जिसके बाद मेजबान टीम ने 2 विकेटों पर 149 रन बनाए। पाकिस्तान के 391 रन के जवाब में प्राइम मिनिस्टर 11 के ओपनर मार्कस हैरिस और कैमरॉन बेनक्राफ्ट ने टीम को 96 रन का आगाज फराहम किया। ताहम हैरिस 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि बेनक्राफ्ट 53 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। पाकिस्तान की तरफ से खुरम शहजाद और अबरार ने एक विकेट हासिल की है। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 ने 2 विकेटों पर 149 रन बनाए हैं। कैमरॉन ग्रीन 19 और मैट रेंशो 18 रन बनाकर नॉट आउट हैं। लेकिन अब ताज़ा तरीन मैं स्कोर बता दूं, इस वक्त 300 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मैच तो तकरीबन अब ढेर सारा हो चुका है। इस वक्त सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे बात करते हैं। सुहेब अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला मैच है, साइडलाइन मैच 4 रोज़ा, लेकिन यहाँ हमें ओपनिंग में फिर वही सूरत हाल नज़र आई कि टिक नहीं खेल पाए हैं। उसके बाद भी सिवाय कप्तान के बाकी स्कोर नहीं कर पाए। अभी आप समझते हैं कि थोड़ा जो कंडीशंस हैं उससे हम आंग नहीं हो पा रहे, या कुछ और सिचुएशन नज़र आई? देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज अ टफ प्लेस टू बैट, ऑल्दो ये जो पिच है कैनबरा की बड़ी बैटिंग फ्रेंडली है, इट्स अ स्लो पिच। और ठीक है, शान मसूद आई थिंक स्टार्टेड हिज टेस्ट करियर एज अ कैप्टन, जो उन्होंने टेस्ट करियर अपना स्टार्ट किया है, उसमें आई थिंक पहले ही मैच में 200 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। And Babar got starts, Sarfraz Ahmed got starts, Abdullah Shafiq got starts, 38 I think Abdullah Shafiq ने बनाए, 40s में बाबर आजम ने बनाए, same with Sarfraz, so I think they got starts. I think it's been a reasonable batting performance, लेकिन हाँ bowling performance में जाहिर बात है आपके top 3 bowlers जो हैं, जो कि chances हैं कि पहला टेस्ट खेलेंगे, शाह अफरीदी, हसन अली और वसीम जूनियर, वो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। तो प्रोबेबली इस मैच को एक्चुअली जरा सा ट्रायल के तौर पे खेला गया है
फॉर योर बॉलिंग अच्छा अटैक। सुहेब साहब, एक चीज और भी है, पता है, जब कैप्टन अगर अपना अच्छा स्कोर कर रहा है और बाकी टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो पता नहीं क्यों फिर इस तरह की बात जरूर होती है कि उन्होंने अपनी इनिंग्स तो जस्टिफाई कर दी, अपनी पोजीशन तो जस्टिफाई कर दी, लेकिन पता नहीं इनको एज अ कैप्टन एक्सेप्ट भी किया जा रहा है या फिर ये जेन्युइन होके आपस में खेल भी रहे हैं, या फिर क्या वजह है, कुछ और कंट्रोवर्सी ना जहनों में हो, आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, बहुत से ऐसे मैचेस आप निकालें जहां बाबर आजम ने 150 रन किए, 100 रन किए, किसी और बल्लेबाज ने 50 भी नहीं किए। तो ये दिस जस्ट हैपेंस और ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में थोड़ी तशनगी शायद हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी अर्ली टू कंक्लूड कि ऐसी बात है, और ऐसी बात जब होती है तो फिर वो ज्यादा देर छुपी रहती नहीं है, सामने आ जाती है। फॉर द मोमेंट लेट्स गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द फैक्ट कि हर बल्लेबाज जो है उसको 2-3 बल्लेबाजों को स्टार्ट्स मिले। और देखिए, ये एक 4-डे मैच है, एक प्रेसिडेंट्स 11 का मैच है। इसमें कोई आई थिंक आपका, जैसे मैंने कहा ना, आपका प्राइमरी बॉलिंग अटैक भी नहीं खेल रहा है। अबरार गेंदबाजी कर रहा है, फिर फहीम अशरफ कर रहा है, आमिर जमाल कर रहे हैं, ये सारे जो हैं कंटेंडर्स हैं फॉर द टेस्ट 11। इसमें सुहेब एक चीज़ है, मीर हमजा की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि मीर हमजा अच्छा बॉल कर रहा है, बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है, लेकिन विकेट उनको भी नहीं मिल पाई। इस तरह बाकी खुर्रम है या उम्मीद तवक्को कर रहे थे कि कुछ बेहतर ये यंग बॉलर परफॉर्म करेंगे, लेकिन अबरार की बॉलिंग भी इस पिच पे उस तरह से रंग नहीं दिखा पाई। क्या वजह है? पिच की बैटिंग है या आप समझते कि आगे से बैट्समैन वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं? देखिए, मैट रेनशॉ इज इन कंटेंडर फॉर डेव वार्नर्स प्लेस जब वो रिटायर होते हैं। हैरिस हैं, हैरिस तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट ओपनर रहे हैं, एंड बैनक्रॉफ्ट एज वेल। सो ये तो बड़ा टफ लगा के खेलेंगे। दे आर टॉप क्लास बैट्समैन, ये कोई छोटे बैट्समैन नहीं है। इनका बॉलिंग अटैक बहुत वीक है इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया के कोई टॉप बॉलर्स नहीं खेल रहे सिवाय आई थिंक मैट के। लेकिन रह गया इनकी जो बल्लेबाजी है। आप देखें 300 पे अगर 3 बनाए, उसकी वजह है कि दे आर टॉप। कैमरॉन ग्रीन खेल रहा है, आई मीन जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आई थिंक इंटरनेशनल्स खेलता रहा है, वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स, ग्रेट बैट्समैन। सो दे गॉट अ गुड बैटिंग साइड। और पाकिस्तान ने अपनी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग साइड नहीं खिलाई है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है चौथा बॉलर कौन होगा। फहीम अशरफ खेलेगा, आमिर जमाल खेलेगा, मीर हमजा खेलेगा, along with शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली एंड वसीम जूनियर। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान ने अपना बिल्कुल सेकंड। तो सोहेब अलवी साहब कौन खेलेगा अगर आपके ख्याल में, किसको खिलाना चाहिए? देखिए, आई थिंक पिच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आमिर जमाल एंड फहीम अशरफ में से आई थिंक किसी एक को खेलना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलराउंडर्स। पाकिस्तान नीड्स सम बैटिंग डेप्थ एज वेल, एंड प्रोबेबली फहीम अशरफ माइट get the nod because जब ये न्यूजीलैंड गए थे 2-3 साल पहले, तो he bowled very well and इन पिचेस के ऊपर। So I think down at the सही। अच्छा सोहेब साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब ये देखिए प्लेयर्स तो यही है, खेलना भी इन्होंने ही है, अब करना ये है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बेहतर हो या फिर ये पॉलिश्ड नजर आए। अभी हाल ही में हमने एक फैसला भी देखा, कहा गया कि इस तरह से लीग्स खेलने की अब इजाजत नहीं होगी और इनको फोकस कराया जाएगा। हम काफी तब्दीलियां भी देख रहे हैं पीसीबी में। मुझे ये बताएगा कि ये इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं, ये फिल वक्त, ये टाइमिंग, इसकी आप किस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत दफा हुआ है, एक दफा नहीं। पीसीबी कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। अभी पता चला कि एनओसी दे दिया है हारिस रऊफ को भी, एक ये खबर आई है। बिल्कुल, कि पहले कह रहे थे एनओसी नहीं देंगे, अब दे दिया है, और अलॉन्ग विद 2 अदर प्लेयर्स। तो ये आई थिंक पीसीबी का कोई इस वक्त सीरियसनेस की कमी नजर आ रही है फिर तो। बिल्कुल, ये पीसीबी का क्रॉनिक प्रॉब्लम रहा है जब से मैंने लिखना शुरू किया है, कोई 40 साल पहले। ये पीसीबी जो है ना, ये एक रोज कुछ कहती है, दूसरे रोज कुछ कहती है। ये हवाएं देख के किस तरफ हवा चल रही है, कहाँ से प्रेशर आ गया, कहाँ से फोन आ गया, तो इनकी सारी पॉलिसी सर के बल हो जाती है। तो मेरे ख्याल में कोई कंसिस्टेंसी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पीसीबी आज अगर कुछ भी कहेगी, उसकी कोई सीरियसनेस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कल ये उसका उल्टा कर सकते हैं। सही। अच्छा सोहेब साहब, अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात करें, तो आपको लगता है यही पहले टेस्ट में होगा? यहाँ पर ओपनिंग से लेकर तो 6-7वें नंबर तक, सरफराज तक, सऊद शकील तक, यही बैट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल यही टीम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो आज खेली है।
इसको आई थिंक इन्होंने फुल स्ट्रेंथ अपनी बैटिंग साइड को प्रैक्टिस कराने के लिए किया है। और क्योंकि जब स्लोनेस ऑफ द पिच देखी और वहां पे जब चौथा बॉलर टेस्ट करना था, इसलिए उन्होंने अपनी सेकंड स्ट्रिंग कराई है, लेकिन बॉलिंग में, लेकिन बैटिंग में इन्होंने फुल स्ट्रेंथ कराई है। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक इमाम से ही ओपन कराने का इरादा रखते हैं। शान मसूद, बाबर आजम है, उसके बाद सऊद शकील और सरफराज अहमद। सरफराज अहमद याद रहे वो मैन ऑफ द सीरीज, आई थिंक ही क्रॉस 50 इन ऑल द 4 इनिंग्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड और 100 भी किए थे। तो आई थिंक प्रोबेबली पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ यही होगी। नंबर 7 पे फहीम अशरफ आता है या आमिर जमाल को देखना पड़ेगा। सही। अच्छा सुहेब साहब जरा बताइएगा, हाउ डू यू फील अबाउट PSL 9? कितने एक्साइटेड हैं आप? नहीं, आई थिंक आई एम ऑलवेज एक्साइटेड बिकॉज इट्स द आइसिंग ऑन द केक फॉर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। और PSL की जो बातें हो रही हैं वो जाहिर बात है IPL के बाद आई थिंक सबसे बड़ी लीग समझी जाती है। बिग बैश भी इतनी बड़ी लीग नहीं है। इंग्लैंड में जो T20 होता है वो उसका टूर्नामेंट भी इतना बड़ा नहीं है। तो आई एम रियली प्राउड एंड आई जस्ट होप कि इस दफा आपको पता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है एंड मलान ने भी रजिस्टर किया है फ्रॉम इंग्लैंड एंड व्हाई नॉट। So I am really looking forward to it. Yes. आपका तो फिर वैसे भी चल रहा होता है तबसरा भी साथ साथ मुसलसल बोल्ड टीवी के ऊपर हमने PSL 8 किया था। जी हाँ, और रेडियो पे भी मुसलसल आपकी कमेंट्री सुन रहे होते हैं सिर्फ, और साथ ही साथ हम तो मैसेजेस के जरिए भी आपको बता रहे होते हैं कि ये मुदस्सिर के कहने का मकसद ये है कि आप बहुत बिजी हो जाते हैं इन दिनों में। हाँ, वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। बस पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करें, बस बाकी हम बिजी हो ना हो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा मुझे एक चीज और बताइएगा, अब चूंकि ये शान मसूद का तो टेस्ट है एज ए कैप्टन, तो आप हाँ बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है ये अपने इस इम्तिहान में पास हो जाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि ही विल, बिकॉज़ ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर। अब देखिए कल उन्होंने क्या किया व्हेन द टीम वाज वॉकिंग ऑफ, आई थिंक एंड ऑफ द प्ले था या कोई सेशन था, एंड ही आस्क्ड बाबर आजम एंड सरफराज अहमद टू वॉक अहेड ऑफ हिम। यानी उन्होंने बाकायदा एक जेस्चर ये दिया कि देखें आप लोग सीनियर्स हैं, जस्ट बिकॉज़ आई एम कैप्टन डजंट मीन आई शुड वॉक इन फ्रंट ऑफ यू। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, बड़ी अक्लमंदी की बातें की हैं, बड़ी ठहराव की सोच दिखाई है उन्होंने कि फीट ऑन द ग्राउंड, और बड़े क्लियर माइंडेड नजर आते हैं अपने डिसीजंस में, अपने प्लेयर्स को बैक करने, अपने सीनियर्स को बैक करने। तो यही एक क्वालिटी होती है एक अच्छे लीडर की। और बस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि द कैप्टन मस्ट लीड बाय एग्जांपल। तो जैसे आज उन्होंने 200 रन किए हैं यहाँ पे, ये 50, 60, 70 भी कर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट टेस्ट एट बर्थ, तो बात माने रखती है। लेकिन अगर ये बैटिंग में फेल होते हैं तो चाहे जितना आगे बाबर आजम और सरफराज अहमद को आगे करें, लेकिन इनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी अपने कोलीग्स की। बिल्कुल। अच्छा सिर्फ एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि शान मसूद नए कैप्टन हैं, टेस्ट अच्छा खेलते आए हैं, लेकिन उनको अब साथ है 2 साबिक कप्तानों का, जो टेस्ट के भी कप्तान बाबर भी और सरफराज अहमद भी है, दोनों सीजन प्लेयर हो गए हैं। फिर एक नए कप्तान जो T20 के वाइट बॉल के कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी, उनकी बॉलिंग का भी है। तो ये जलन होना एक सबसे अहम बात होती है कि आप खुद सीनियर प्लेयर्स के साथ हों। ये कितना इस वक्त अहम है कि सरफराज, बाबर, शाहीन, शान मसूद के साथ हों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। बहुत जरूरी होता है एक लीडर के लिए कि वो एक्सेप्ट हो। और मेरा ये ख्याल है कि इस वजह तो शख्सियात बाबर आजम, सरफराज अहमद की, ये बहुत ही अच्छे लोग, अच्छे तबीयत के लोग हैं। एंड मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह के लोग हैं जो कंस्पायर करेंगे या जो कहेंगे कि नहीं हम आपको कप्तान नहीं करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी आई थिंक टेस्ट मैच कैप्टनसी का वो एस्पिरेंट ज्यादा है भी नहीं, क्योंकि वो भी अपनी इंजरी से आ रहे हैं। कोई भरोसा नहीं है आगे जाके वो शायद टेस्ट मैच में भी ब्रेक्स ले, क्योंकि जिस तरीके से हमारी क्रिकेट होती है वहां पे आई थिंक फिटनेस लेवल्स मेंटेन करना, जैसे हारिस रऊफ हैज बैक्ड आउट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी को अपना एक वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी मिल गई है, और ODI की भी मिल जाएगी। वो तो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इस साल हम अक्टूबर से पहले ODI खेल ही नहीं रहे। सही। तो जब वक्त आएगा तो उनको ODI क्रिकेट का भी चलिए देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। सुहेब साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अच्छा लगा आपसे क्रिकेट के हवाले से सुबह सुबह हमने बहुत कुछ जाना। थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेस हैं जनाब, और पाकिस्तान की टीम में सीनियर जूनियर प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन
नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे एक अफसोसनाक जो वाक़या और बल्कि सानिया और सानिया के हवाले से ज़रा ब्लॉग पर चर्चा होता है। 2 दिन 4 दिन 1 माह इसके बाद फिर कोई नया सानिया पुराने सानिया की जगह ले लेता है और पुराने मसाइल आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन जिनका नुकसान होता है वो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि एक आज़ाद रियासत के मकासद क्या होते हैं, एक आज़ाद रियासत की तरजीहात क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, और एक आज़ाद रियासत में रूल करने वाली जो हुकूमत है या उसका हाकिम है, ज़िंदगी से हार जाने वाले जो अपने शहरियों को दोबारा बहाल करने के लिए उसका किरदार क्या होता है, इस पर भी बात होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये कि सानिया अर्शी या इस जैसे किसी भी हादसे के शिकार अफराद के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, हमारी आज़ाद रियासत की हुकूमतों ने साबिका रिकॉर्ड में क्या क्या किया है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, रियासत के किरदार के हवाले से जब भी हम राठौर साहब बात करते हैं, रियासत माँ की तरह होती है, रियासत की जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन इस तरह के साने होना एक हो जाए तो चलें उसको हम हादसा कह सकते हैं, लेकिन उसके तसलसल हो तो फिर रियासतों की जिम्मेदारी, लोग मर जाएं तो रियासतों की जिम्मेदारी, लोग लुट जाएं तो रियासतों की जिम्मेदारी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको, आपके नाजरीन को समीम क़ल्ब से सलाम पेश करता हूँ और जुमाअत मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, आपका ये सवाल जो है ये इसका जवाब बड़ा तकलीफ दह है, इसलिए कि किसी भी रियासत की ये बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, और ये इसकी वजह क्या बनती है, इसलिए कि रियासत शहरियों से टैक्स लेती है। अगर मैं रियासत मदीना की बात करूं तो वहाँ पर टैक्स के नाम पर फ़कत ज़कात ली जाती थी, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर मदीने की बस्ती में एक बूढ़ा आदमी जिसको खाना पकाकर खिलाने वाला कोई नहीं था, तो आप वहाँ सुबह सवेरे जाया करते थे और उस शख्स को खाना खिलाया करते थे। बाद में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस प्रैक्टिस को जारी व सारी रखा। लिहाजा अगर रियासत के अंदर कोई शख्स भूखा है, उसको खाना खिलाना भी रियासत की जिम्मेदारी है। ये इस्लाम का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देना, ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की अव्वलीन जिम्मेदारी लगाई थी। अब रियासत पाकिस्तान चूँकि रियासत मदीना ही के खदो खाल पर तामीर होना थी, लेकिन शोवी किस्मत से यहाँ देखे कि अगर कोई बिल्डिंग बनती है, उसका प्लान बनाने के लिए, उसका स्केच बनाने के लिए यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए रिश्वत तो ली जाती है, उसके बाद आंखें बंद कर ली जाती है और ये नहीं बताया जाता कि जनाब उस बिल्डिंग के जो साकिनान होंगे, जो उसके रिहायशी होंगे, उनके लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई है। नतीजा ये निकलता है कि रियासत की इस कमज़ोरी की वजह से हम पाकिस्तान, बल्कि कराची में देखें तो हर महीने के अंदर कम से कम 2 सानिए ऐसे ज़रूर होते हैं जिससे कौम लरस कर रह जाती है और वो कागजी कार्रवाई होती है। कमिश्नर साहब भी आ गए, साहब डिप्टी कमिश्नर साहिबा भी आ गए, पुलिस भी आ गई, मीडिया भी आ गया और उन जलती और सोख्ता लाशों को दिखाकर कौम के मुंह पर तमाचे मारे जाते हैं। बताया जाता है कि तुम्हारा फ़कत इतना हक है कि जलने के बाद तुम्हें मीडिया पर दिखाया जाएगा, लोग आकर तस्वीरें बनाएंगे। अब देखिए अर्शी जो वो प्लाजा था या जो भी था, उस पर अगर हर पार्टी अपनी सियासी दुकान चमका रही है। याद रखिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया था कि जिस मकतूल का कातिल ना मालूम हो तो उसकी सजा रियासत से ली जाएगी, उसके कातिल फिर रियासत के हुक्मरान कहलाएंगे। ये है इस्लामी तसव्वुर। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएगा आप डॉक्टर साहब कि इस सारी सूरत हाल में ये कोई पहला वाक़या नहीं, हमने पहले भी कहा, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आए। उसके बाद होता ये है कि ज़ख्मियों के लिए और या फिर जो मकतूलीन जो वरसा हैं उनके लिए ऐलान कर दिया जाता है कि इनको इतनी रकम अदा कर दी जाए, और कुछ अरसा गुजरने के बाद जब हमें वो मिलते हैं उनके वरसा, तो वो ये बताते हैं कि वो पैसों का जो ऐलान किया गया था हमें वो भी नहीं मिल पाए, फ़कत ऐलान था। तो क्या ये इस हवाले से हमारे हाकिम जो हैं उनको अंदाज़ा भी है कि वो क्या कर रहे हैं और इस्लाम क्या बताता है, होना क्या चाहिए? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि सैरिश यहाँ पर जो इस्लाम का एस्पेक्ट है, तसव्वुरात है,
तालीमात है वो जज के मुतालिक भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न इस्लाम ने बताया है कि जज जहन्नम में भी जा सकता है, जन्नत में भी जा सकता है। इसी तरह एक हाकिम वक्त है, उसकी भी बाकायदा एक जिम्मेदारी है और उसे अब हमारा आलम तो ये है ना कि हम जिसे चुनते हैं तो हमारा चुनाव तो ऐसा है कि हम साल बाद ही उससे तंग होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि सिस्टम हमारा पूरा ऐसा है, जंग आलूज सिस्टम है, जिसकी वजह से हाकिम आते तो हैं, कुछ ऐसे हैं जो बगैर सिलेक्शन बगैर इलेक्शन के आते हैं, सिलेक्शन से आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इलेक्शन से आकर भी सिलेक्शन में रहते हैं। नतीजा ये निकलता है उनकी प्रायोरिटी अपनी बैंक बैलेंस, अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द या अपना बॉस, बस उसका हुक्म मानना है, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं करना। आप ये देखिए एक मामूली स्कूटर चलाने वाला एक शख्स है, मामूली इस लिहाज से मैं कहूँगा दौलत के लिहाज से, लिहाजा वो शख्स भी टैक्स देता है, सबसे पहले पेट्रोल भरता है, वो रोड टैक्स देता है, उसके बाद वो मुश्किलात को देता है। हर आदमी यहाँ पर टैक्स दे रहा है और अब तो आपको मालूम है कि यूटिलिटीज भी इतनी महंगी कर दी गई है, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। इसके बावजूद हाकिम हमारे टैक्सेस से, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो मुहाफिजीन है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत हमारे मुहाफिजीन से फरमाए, इसलिए कि वो जो आपको वर्दी वाला, काली वर्दी वाला, सफेद वर्दी वाला जो नजर आता है रोड पर, वो आपसे रिश्वत के नाम पे एक अलग और टैक्स ले रहा होता है। तो एक पूरा एक सिस्टम जो है मकड़ी का ऐसा जाल है जिसमें पाकिस्तान के शहरी फंस कर रह गए, कोई दाद रसी यहाँ पर करने वाला नहीं है। यकीन जानी पाकिस्तान के अंदर जब आप आते हैं, मैं तो कराची एयरपोर्ट से आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी जंजालपुरे में आ गया। आप बाहर मुल्क में, आप श्रीलंका चले गए, लेकिन खौफ जो है वो जिनसे हिफाजत का एहसास होना चाहिए उनसे लोगों को खौफ आ रहा होता है, ये बड़ा एक अहम एलिमेंट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे सिचुएशन में जब कोई इंसान लखपति है, वो कखपति हो गया है और उसके बाद क्या उसको किसी तरह की भी कोई मदद देना शरई नुक्ता निगाह से ठीक है? जो कल तक खुद किसी की मदद कर रहा था, आज उसे मदद की ज़रूरत है ज़कात की सूरत में, सदकात की सूरत में, क्या उसको लेना भी जायज़ है और क्या देने वाले के लिए भी ठीक है? जी हाँ, देखिए मुदस्सिर साहब, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। अगर कोई लखपति करोड़पति भी है लेकिन वक्ती तौर पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यकीनी तौर पर ऐसी सूरत में इस्लाम उसको ज़कात के मुतालिक कहता है कि उसको ज़कात दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अरबपति भी है, वो अगर रास्ते में है, कहीं मुसाफिर है, उसके पास खाने के लिए ही नहीं है, तो जान बचाने के लिए उसे खाना चाहिए, तो इस्लाम कहता है कि वो ज़कात ले सकता है और दूसरा उसे ज़कात दे सकता है। लिहाजा ऐसे अफराद, और मैं ये समझता हूँ कि ज़कात देना ये तो अवामुन्नास की जिम्मेदारी है, लेकिन वो खवास जो है ना, वो हम जब ज़कात हमारी रमज़ान में कटती है ना, तो अगले महीने बंदर वार्ड शुरू हो जाती है, हमारी ज़कात पर भी डकैती हो जाती है। यहाँ पर तो आलम यह है कि ना ज़कात छोड़ी जाती है ना खैरात। पहले हम कहते थे फ़कीर जो है साइलीन आकर हमारी गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते, ज़कात लेते हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं अपना एक मिसाल बताऊं, मेरे यहाँ एक दफ़ा आग लग गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड आया, 2 घंटे के बाद उसने आग बुझाई, तो जाते हुए फायर ब्रिगेड का अमला मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ हमारी खर्ची तो दे दीजिए। यानी यहाँ पर ये आलम है कि लाशें गिर रही है, वो आग बुझाने वाला बाद में खर्ची मांगता है। जाहिर है डॉक्टर साहब, जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो लोग तो फिर अपना पेट भरने के लिए हर जायज नाजायज तरीका इस्तेमाल करेंगे। बड़े दुख की बात है, ये अलमिया है, तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर जिम्मेदारी का मुजाहरा अगर किसी को करना है तो वो सिर्फ हुक्मरान हुकूमत वक्त है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील राठौड़। मुदस्सिर, एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल, ब्रेक बहुत ज़रूरी है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मज़ीद मौज़ूआत है जिन पे बात होगी। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, तकरीबन मुसलसल कराची में हम ये देख रहे हैं कि एक दिहाई से इमारतें जल जाती हैं, लेकिन उसके बाद लोगों की अमवात होती हैं। इमारतें जलने के बाद बेपनाह नुकसान होता है, होता उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खबर के बाद 4 दिन की बातें
और फिर दूसरा सानिया हो जाता है। कराची में आयशा मंजिल पर आग से मुतासरा जो इमारत है उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से क्लियरेंस मिल गई है। मकीनों को रिहाइश की इजाज़त भी दे दी गई है। ये एक अच्छी खबर तो है, लेकिन जाहिर है जिनका नुकसान हुआ है, जिनका सारा सामान जल गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक सवाल है जो कि इस वक्त जहनों में है। मकीन काफ़ी परेशान है। वो लोग जो कि कल तक तो परसों तक तो अपने घरों में बड़े पुरसकून तरीके से बैठे हुए थे, उनको नहीं आइडिया था कि एकदम हमारे साथ ये हो जाएगा। बिल्कुल, और जो मकीन हैं उनको बहरहाल ये तो ज़रूर कम अज़ कम ये दादरसी होगी कि अपने घरों में वापस जाएंगे, लेकिन उन घरों में क्या है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जल कर खाकस्तर हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मुतासरा फैमिली के मोहम्मद शहीर है, वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहीर आपके वक्त के लिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि पेश आया है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी रिहायशी इमारत के नीचे जो फॉर्म के गद्दे थे उनकी दुकानें थी, वहाँ सिर्फ मैट्रेस फरोख्त होते थे या उनकी मुरम्मत और तैयारी का काम भी होता था जिसकी वजह से आग तेजी से फैली है? ये फोम भी थे वहाँ पे और कपड़े वाले भी थे, ज्वेलरी भी थी, मुख्तलिफ शॉप्स थी, अलग अलग शॉप्स थी। मैट्रेस वाले फ्रंट पे थे, हमारी जो शॉप थी वो थी कपड़े की, वो बैक साइड पे थी। तो ये आग इतनी तेजी से लगी है कि क्या नाम है, सारी चीजों को लपेटे में ले लिया इसने, और जस्ट अ सेकंड में ये सब कुछ हुआ है। ये बहुत जल्दी हुआ है, मतलब कुछ लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल सका। कुछ लोग बेचारे अंदर रह गए, जो अंदर रह गए वो बाहर नहीं निकल सके। अफरा तफरी फैल गई, बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था। बाहर एग्जिट का गेट नहीं दिख रहे थे, हालांकि मार्केट में एग्जिट गेट बहुत सारे हैं, निकलने की जगह बहुत सारी हैं, लेकिन एकदम इतना अफरा तफरी और एकदम इतना स्मोक हो गया था कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। जिसको जहां से जो रास्ता दिखा वो वहां से भागा। सही। अच्छा शहीर, ये कहा जा रहा था कि आपके जो आयशा मंजिल का इलाका है, बिल्डिंग है, वहां पर सुई गैस है, तो फिर एलपीजी सिलेंडर के आग कहा जाता है कि किसी दुकान में थी, वहां से ये शुरू हुआ है। तो आपके यहाँ तो गैस मौजूद नहीं है, सुई गैस? नहीं सर, दरअसल वो है कमर्शियल एरिया। अब हमारी मार्केट के अंदर ये सब गैस का सिस्टम नहीं है। वो था ये अच्छा। वो ज्वेलरी की शॉप थी एक, उधर वो जो शख्स था वो टांके लगाता था ज्वेलरी पे, जैसे कोई मेकिंग में जो लगते हैं ना, वो लगाता था। तो उससे आग हल्की सी फैली, काबू नहीं पा सका, उसने बताया नहीं किसी को। जब आग बढ़ गई तो उसकी लपेट में फिर चीजें बढ़ती रही। नहीं तो शहीर, उसके इर्द गिर्द जो दुकानें होंगी, जब वो नहीं काबू पा पाया तो क्या उसके इर्द गिर्द दुकानदारों ने भी उसकी मदद नहीं की कि फौरी यहीं पर काबू पा लिया जाता? नहीं, कोशिश करी थी, लेकिन जब तक देर बहुत हो गई थी। असल में बराबर में ही, उसके बिल्कुल बराबर में ही कपड़े की दुकान है। जब वो सिलेंडर फटा तो उसके बराबर में कपड़े वाले की दुकान है, और उसके बराबर में फिर वो मैट्रेस है। तो मैट्रेस में होता है पेट्रोल। बहुत तेजी से उसने आग पकड़ ली, उस चक्कर में सब लपेट में बहुत फास्ट हुआ है काम। सेकंड एंड मिनट्स में ये आधी मार्केट से ज्यादा, बहुत ज्यादा आग थी, आपने देखी होगी। जी बिल्कुल, वो आग उस वक्त भी ये लग रहा था कि केमिकल है, और बाद में जब ये मालूम हुआ कि ये तो फोम मैट्रेस है, तो वो तो बिल्कुल पूरे का पूरा केमिकल होता है। अच्छा, आपके वालिद साहब भी जख्मी हुए हैं, वो भी जल गए हैं। एक तो ये बताइए कि क्या सिचुएशन है और कितने अफराद हैं? हुकूमत ने अभी तक किसी किस्म का कोई आप लोगों से रब्ता किया है? नुकसान घरों वालों का, दुकानों का, लोगों का हुआ है, तो किसी किस्म की कोई इमदाद की बात की गई है कि आपको हेल्प किया जाएगा जो आपका नुकसान हुआ? सर देखिए, हेल्प की बात जहाँ तक ये है, हेल्प अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर खड़े हो जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह। बस हेल्प सिर्फ इतनी चाहिए कि आप दुकान जो हमारी जो मुतासिर हुई है, आप सिर्फ दुकान मार्केट को रेनोवेट कर दें। अगर ये डिमोलिश हो जाती है, अभी डिमोलिश का वैसे आया है कि ये नहीं हो रही, लेकिन अगर ये हो जाती है तो बिल्कुल खत्म, रोड पर आ जाएंगे। अगर ये मार्केट बना देते हैं और उसके अंदर हम फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी ये है कि क्या नाम है, मेरे फादर जब निकल रहे थे बाहर तो वही हुआ, ब्लाइंड हो गया, मार्केट की लाइटें हो गई बिल्कुल ऑफ। जब वो बाहर निकल रहे थे तो एग्जिट गेट उनको दिखा नहीं, तो ऊपर से जो तार थी जो जले थे वो उनके आगे गिरे शोल्डर्स पे, तो दोनों शोल्डर्स उनके डैमेज हैं, सर पे चोटें आई है। बाहर निकलते बस अल्लाह ने जान बचा ली, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे तो, और इसके अलावा ये अल्लाह ताला ने मेरे फादर को सेव कर लिया, ये मैं अल्लाह ताला का इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। नुकसान हुआ, ये दोबारा कवर हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। ये आने जाने वाली अल्लाह आपको सही हिम्मत दे। अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि हम फिर से खड़े हो जाएंगे, यही एक सोच होनी चाहिए। इस वक्त हमें एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक भाई, अभी हमारी बात हो रही है मुतासरा जो हैं इस वाक़े के, जो अर्शी शॉपिंग मॉल में आग लगी है
उनकी तरफ से एक मुतालबा किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आप और कुछ ना करें, बस हमारे लिए इन दुकानों को रेनोवेट करा दें, इस बिल्डिंग की रेनोवेशन हो जाए, हम जीरो से शुरू कर लेंगे लेकिन एटलीस्ट इतना हमारे लिए कर दिया जाए। होना क्या चाहिए, किया क्या जाएगा, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो जरूरी है बात वो कि ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये इमारत जिसमें 190 दुकानें हैं और कोई 80 से ज्यादा अपार्टमेंट्स है ना, ये रहने के काबिल हैं। इनके पिलर्स और जो फाउंडेशन है उसका लोहा महफूज है। और वो तो रिपोर्ट आ गई है फारूक भाई, क्लियरेंस रिपोर्ट आ गई है कि है काबिल रहने के। जी हाँ। तो बस इसका मतलब है कि फिर जो चीजें अब मरम्मत की और रिपेयर किए, वजीर आला ने कल हमें कमिट किया था हमारी दावत पर, जब खालिद भाई ने फोन किया तो तशरीफ लाए, हमने उनका शुक्रिया अदा किया। अच्छा, वो मुतासिरीन से मिले भी फर्स्ट हैंड, उन्होंने भी जो उनका डायलेमा, उनका अलमिया है वो उन्होंने समझा, सुना। तो मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत को इसमें कोई वो नहीं करनी चाहिए और ये जो कॉम्पनसेशन है उसकी बेहतरीन शक्ल यही है कि इनकी दुकानों को रिपेयर करें, मरम्मत करें और काबिल इस्तेमाल बनाएं और जितनी जल्दी हो जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो वहाँ जल्द से जल्द रहने के काबिल हों, अपने घरों में वापस आए, अपनी जिंदगियों को दोबारा शुरू करें। जाहिर एक बहुत बड़ा सदमा और शौक तो लगा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये हुकूमत का इतना फर्ज तो बनता है। फिर उनके जो कारोबार, जो माल और मता का नुकसान हुआ है, अगर उसके इजाले का सर्वे जो हमने तकरीबन किया है, लोगों से मालूमात की है, क्रॉस चेक किया है, ये सारा काम असल में हुकूमत का एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेल मकामी सतह पे नहीं बना। देखिए, हम बात तो मकामी खुद मुख्तारी की कर रहे हैं ना, कि मरकज मजबूत पाकिस्तान की जमानत साबित नहीं हुआ। 18वीं तरमीम के बाद मजबूत सूबे 15 सालों से मजबूत पाकिस्तान की जमानत साबित नहीं हुए। हमारे बुनियादी मसाइल नहीं हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मरकज या वफाक में है, सूबे में उसके सेल हैं, लेकिन मकामी और शहरी बल्दियाती सतह पे कुछ भी नहीं है। तो देखिए, ये सारी चीजें पूरी दुनिया में मौजूद जमहूरी माशरे, वहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। सही हकीकी डेमोक्रेसी तो उसी वक्त होगी ना जब आप मकामी डॉक्टर साहब ये बहुत ज्यादा एतराजात हो रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, ये बहुत ज्यादा एतराजात हो रहे हैं कि ऐसे वाकयात हैं तो आपकी जमात, बहुत सी जमातें इस किस्म के वाकयात पर अपनी सियासत के मामलात लेकर आ जाते हैं, वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या असर ये सियासत की जा रही है एमकेएम की जानिब से भी, और आप क्या कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल में मैंने जितनी गुफ्तगू की, देखिए उसमें मैंने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कहा कि ये चीजें किसी का भी मेयर आ जाए ना, किसी भी जमात का, और किसी का भी टाउन में चेयरमैन आ जाए, टाउन में चेयरमैन जमात इस्लामी का है और मेयर कराची का है, सिर्फ विजिट करने, दौरा करने से थोड़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, एमकेएम पाकिस्तान तो सबसे पहले कैंप लगाकर बिल्कुल उस मखदूश मुतासरा इमारत के करीब लगा के, और उनको चाय, उनको खाना, नाश्ता सब अल्लाह के फजल से, कुर्सियां, आर्जी तौर पर फुटपाथ में उनके सोने का इंतजाम, उनके लिए लिहाफ, कंबल, ये सारी चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह फराहम की। इसमें बाकी एनजीओज ने भी हमारे साथ ताउन किया। लेकिन देखें, अब मैं किसी पे बात कर, मैं कह रहा हूँ आइंदा ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो। बिल्कुल, इस पर काम होना चाहिए और इसको सीरियसली लेना पड़ेगा फारूक भाई। अच्छा, शहीर जो कि मुतासरा हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ ही हैं। शहीर, अभी जैसे कि फारूक भाई ने बताया कि एमकेएम की जानिब से कैंप लगाया गया है, अभी आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है इस कैंप से? बिल्कुल नीचे मौजूद है, लोग वहां पर जा रहे हैं, उनकी दादरसी हो रही है। मैडम, कैंप तो बिल्कुल लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कैंप में वही रिहायशी है। अब हमारी तो शॉप है, हमारे तो घर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, तो हम तो अपने घरों पर हैं। बस ये है कि सुबह चले जाते हैं, वहाँ पे इंतजार करते हैं। कैंपों में लोग हैं जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो कैंप में वो वहाँ पे सो रहे हैं और दवाइयाँ वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है, खाना वाना भी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो रिहायशियों का हक है उन चीजों पे। हमारी जो शॉप जली है, हम अपने घर पे आ जाते हैं सुबह, बस ये है। फहरिस्त के हवाले से जो बनाई गई है एमकेएम ने, पूरी एक फहरिस्त है जो वज़ीर आला को भी उन्होंने दी है, तो आप किस तरह से पुरुम्मीद हैं कि आपने जो नुकसान हुआ है वो दर्ज कर लिया गया हो फहरिस्त में? किस तरह से पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं इस सारे साने के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएं आपके लिए, दुकानें बना दी जाएं, मार्केट बन जाए? सर, इससे पहले आरजे एक मॉल का वाकया है, वो भी तकरीबन 10 से 15 दिन पहले का वाकया है।
उधर तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जब वहाँ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ कैसे हो सकता है। मैं तो उसमें हूँ। पहले तो वो है ये जो नाउमीदी है ना फारूक सत्तार साहब, ये कराची के लोगों में ये बड़ा अलमिया है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ कैसे होगा। यहाँ पर हुकूमतों का बड़ी जिम्मेदारी और रियासत की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती कि उसके अवाम नाउमीद हो रहे हैं। सही। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड भी कर दूं, मैं तो वहां से डेली फारूक भाई गुजरती भी हूँ, बाकायदा टेंट लगे हुए हैं, चेयर्स लगा के दुकानदार बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है कि आरजे मॉल के दुकानदारों को जीने दो, उनको अपना काम करने दो, कि वो मॉल कब खुलेगा, वहां पर रेनोवेशन का काम कैसे कब होगा, उनको कौन दोबारा ये उम्मीद दिलाएगा कि भाई आप यहीं पर काम करेंगे। तो इस हवाले से तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैं समझता हूँ कि हमने कल ये दोहराया कि भाई आरजे मॉल में जो कुछ होना था, नुकसान लोगों का हो गया, जिनकी जानों का इतलाफ हो गया। अब वो कमेटी जो है वो अब रिपोर्ट अपनी दे रहे और रिपोर्ट देकर जो आबादकारी है दोबारा बसाना है, लोगों को जाना है। लोग यही कहते हैं कि बस हमें अपना कारोबार शुरू करने दें, हम खुद अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा कर्जा ले लेंगे, सामान डाल लेंगे, अल्लाह ताला फजलो करम फरमाएगा और हम चल पड़ेंगे। लेकिन अब मसला यही है, ये जो रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी है, ये कमेटियां हैं, ये मसाइल का हल थोड़ी है। इनकी ऊपर जो मुंतखब लोग बैठे हैं ना, काउंसिल के हों या किसी सतह के, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और इस चीज की निगरानी करके इस अमल को तेजी से मुकम्मल करके लोगों को बहाल कर दें, लोगों को मौका दे दें। और अगर नुकसान का इजाला भी हुकूमत पूरा करे, जो कि फर्ज है हुकूमत का, तो वो भी हुकूमत को करना चाहिए। और ऐसी इमारतों में, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रिहायशी कम कमर्शियल हो, उसमें जो नुक्स है और जो बनाने वाले इस तरह की इमारतों के, उन्होंने वहाँ फायर फाइटिंग का क्या इंतजाम किया, सेफ्टी का क्या इंतजाम था, उसमें बिल्डिंग कंट्रोल तो सूबाई तहवील में देने से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, रिश्वतों के रेट बढ़ गए, बदगुमानी बढ़ गई, करप्ट हुक्मरानी आ गई और ग्राउंड प्लस वन बनाने पे आम रिहायशी इलाकों में जो है रिश्वतें जिस तरह की ली गई हैं, जो करप्शन हुई है 15 सालों में सबके सामने, तो ये सारे इदारे मकामी हुकूमत के पास हों, मकामी खुद मुख्तारी हमारे बिल्कुल। फारूक भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी इसमें आप लोगों ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि फौरन से कैंप लगा दिया और आप लोग मुतहरिक एकदम से हुए और इस चीज़ों के फहरिस्त भी अभी आप तैयार करवा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब क्या किया जाएगा? वज़ीर आज़म से बात हो गई, सीएम से बात होगी, प्रैक्टिकली कब चीज़ें नजर आएंगी जो कि इनके लिए रिलीफ का बाइस होंगी? देखिए, सबसे पहले गवर्नर साहब गए थे, जैसे ही ये आतिशबाजी का वाक़या हुआ ना, और उसके बाद मुर्तज़ा वहाँ भी गए और लोग भी गए। लेकिन वहाँ जिस तरह की लोगों की प्रेजेंस की जरूरत है ना, मुख्तलिफ सियासी जमातों की उस कदर प्रेजेंस नहीं है। अच्छा, इसी तरह आरजे मॉल है, तो देखिए हमने तो ये अज़म किया है कि हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक हम ये कॉम्पनसेशन ना करा दें, इनके कारोबार को बहाल ना करा दें, इनके मामूलात की जिंदगी नॉर्मल पर ना आ जाए। हम इनके साथ हैं, हम तो डे टू डे बुनियादों पर वज़ीर आला से फॉलोअप करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से फॉलोअप करेंगे, डीसी से फॉलोअप करेंगे और जो मुतालिका हुकूमत के एहलकार इंतजामिया हम फॉलोअप करेंगे। इस मरतबा मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम आरजे मॉल के मुतासरीन के साथ भी हैं और ये जो अर्शी अपार्टमेंट और मॉल है उनके साथ भी है और हम इनको कॉम्पनसेशन जल्दी दिलाएंगे और इंशाल्लाह इनके कारोबार को जल्दी बहाल कराएंगे। हम अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक वाकया, फिर दूसरा वाकया, फिर तीसरा, लेकिन जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के उन इदारों की जो बिल्डिंग कंट्रोल हैं या बाकी इदारे हैं जो जहाँ से एनओसी मिलता है और उसके बाद वहाँ रिहायशी या कारोबार शुरू हो पाता है, वहाँ जिस तरह से बिल्डिंग्स बन रही हैं कराची में और जिस तरह उसके नक्शे पास हो रहे हैं और फिर उसके बाद उनको एनओसी मिल रहा है, इसका रोका जाना भी बड़ा ज़रूरी है कि कुछ भी ठीक नहीं है लेकिन ठीक के एनओसी दिए जाना, इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे? देखिए, जिम्मेदारी तो उसी की आएगी ना जिसके पास इख्तियार है। अच्छा, अब ये सालों से इसके पास था, एक लेगेसी है, अब वही बात होगी ना एग्जाम वाली। मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक जिम्मेदारी आपके पास है और इख्तियार आपके पास है, जिम्मेदारी नीचे है शहरियों के पास, शहरी इदारों के पास, तो ये मसला हल नहीं होगा। भाई, अथॉरिटी डिवॉइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट फॉर एन इफेक्टिव गवर्नमेंट। एक मौसर बाइख्तियार बावसीला हुकूमत, बाइख्तियार हुकूमत इदारा ही जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। तो हम ये इल्जाम लगाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, सूबाई हुकूमत पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठेंगी क्योंकि सूबाई खुदमुख्तारी की बात
मरकज तो उसका खजाना भी खाली हो गया और उसके अख्तियारात भी खत्म हो गए। अब तो सूबों को ही जवाब देना है। लेकिन अब सूबों का काम है कि ये सोचें कि भाई जो बल्दियाती निज़ाम पूरी दुनिया में है, जिससे बुनियादी मसाइल हल होते हैं, अगर उन्होंने उन इख्तियारात को इसी तरह उस पर कब्जा रखा और जबरदस्ती 5% के मैंडेट पर अपना मेयर लाकर ये साबित करें कि ये कराची शहर हमारा हो गया, तो लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हकीकत खुल जाएगी कि इनका बल्दियाती मैंडेट कितना जायज है, कितना नाजायज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फारूक भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मैं चाहूंगी शहीर, आप भी जाते जाते कोई अपील अगर करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से तो आप प्लीज कह सकते हैं। मैडम बस ये कहना चाहूंगा कि देखें, बस हमारी ये सिर्फ ये हमारे ऊपर रहम कर दें। मुझे देखें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है किसी से भी, कोई भी उम्मीद नहीं। पता है यहाँ पे सिर्फ हर बंदा अपनी सियासत की बात करता है और हर बंदा अपने वोट बैंक मजबूत करता है। होता यही आया है, शुरू से मैंने यही देखा है। आज मेरे ऊपर गुजर रही है तो मुझे ज्यादा आइडिया हो रहा है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, सिर्फ आप मार्केट जो हमारी बिल्कुल खत्म हो गई है, जो हमारा ज़ेरे माश है, वो अगर हमारी सिर्फ मार्केट बना दें और मैं इससे किसी और मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा, सिर्फ अगर मेरी मार्केट रहने के काबिल हो जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि जितनी आप लोग देर करेंगे, जितनी देर होगी उतना हमारा लोग शहीद इंशाल्लाह हम भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हम भी यही अपील करेंगे कि आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके दादरसी की जाए ताकि आप लोग जल्दी बैक टू लाइफ हों और चीज़ें बेहतरी की तरफ आप लोग ज़ाहिर है फिर फाइट करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहीर, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और अल्लाह आपके वालिद को भी जल्दी सेहतयाब के आपके साथ फिर इंशाल्लाह होंगे। अभी हमें मुदस्सिर के पास जाना है क्योंकि उनके पास बाकायदा तौर पर एक टीम मौजूद है जो कि बताए कि कराची में ये जो आग बुझाने का सिस्टम है ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से होना चाहिए। ओवर टू यू मुदस्सिर। सरिश, शुक्रिया आपके। इस वक्त जो मेरे पास यहाँ चीज़ें कुछ मौजूद हैं, ये आज डेमो करके 1112 के हमारे साथ एहलकार मौजूद हैं, वो बताएंगे। सबसे पहले अगर बिल्डिंग में नाज़रीन आग लगती है तो आग बुझाने का काम, वहाँ से लोगों को बाहर निकालने का काम, ये सारा वहाँ के लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि कैसे करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1112 का फायर ब्रिगेड तो शायद 8 से 10 मिनट लगे उनको वहाँ पहुँचने में, और जिस तरह कराची की सूरत हाल है, लेकिन फौरी जो काम है वो क्या होना चाहिए वो आज हम बताएंगे। सबसे पहले जब आग लगती है तो आग बुझाना ज़रूरी है। आग पानी से क्या बुझ सकती है या किसी और चीज़ से, ये भी बात करते हैं। और ये एक सिलेंडर जो आपको नज़र आ रहा है, इसका क्या फंक्शन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन 1112 से, और उनके साथ हमें जो है वो ज्वाइन किया है रेहाना ने। वो बताएंगे कि पहले फर्स्ट एड कैसे पहुंचानी है, क्योंकि असल सबसे मरला होता है आग लगती है तो धुएं से लोग बेहोश और बेहोशी के बाद अमवात हो जाती हैं। हसन, सबसे पहले जब आग लगती है तो करना क्या है? जी सर, सबसे पहले मुदस्सिर भाई, जैसा आपने बताया कि हम जाए वकूँ पे पहुँचने में हमें ज़ाहिर सी बात है कि टाइम लगता है हमारे पूरे सिस्टम को एक्टिवेट होने में। ऑल्दो हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, बट इनिशियली जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, जैसे कि बिलफर्ज अगर हम इस स्टूडियो की बात करें, आप यहाँ पर हैं या आपका क्रू यहाँ पर है, इन केस ऑफ फायर अगर छोटी सी ट्रेनिंग बहुत ही मुख्तसर करके हम लेमेन करके आपको यहाँ पे बताएंगे प्रैक्टिस, वो आप लोगों को तो हो तो ये पॉसिबल है कि उस आग को बहुत हद तक बढ़ने से रोका जा सके। तो अगर आप कहीं भी कोई भी फ्लेम देखें, आग की सूरत हाल देखें, तो सबसे पहले तो आप अपने साथ का जो बंदा हो उसको बोलें कि आप इमरजेंसी सर्विस को एक्टिवेट करें, और उसका सिंपल हल है कि आप 1122 पे कॉल करें। इन अ मीनवाइल आप ये रिस्क नहीं लें कि आग अगर छोटी भी आपको लग रहा है कि वो अभी ग्रोथ फेस में नहीं गई तो आप बुझा पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस हद तक बढ़ सकती है और कैसे बुझानी है। इवन दो कि अगर वो पता भी है हमें कि हमें ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है और वो बुझ जाएगी, बट आपने पहला तो यही काम करना है कि अपनी इमरजेंसी सर्विस एक्टिवेट कर देनी है, 1122 कॉल कर देनी है। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल में रेस्क्यू 1122 के वो इंटीग्रेटेड सर्विस है, तो जितने इमरजेंसी सर्विसेज के स्टेक होल्डर हैं वहीं से वो मोबिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। और सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इक्विपमेंट आपने बताया सिलेंडर, ये फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब तो जो आपके मीडिया के तवज्जुह से हम बात करेंगे कि हर जगह, इवन आपके घरों में, इवन आपकी गाड़ियों में भी ये मौजूद होना चाहिए। इसका जरूरी है कि आपके घरों में ये आसान किस तरह से डेमो करेंगे, क्या है इसको यूज करने का सबसे बहुत मुश्किल सी नहीं, इसको यूज करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, वो मैं पहले बता देता हूँ, वो है पास का। यानी उसमें 4 अल्फाबेट हैं, PASS।
और वो फार्मूला अगर पब्लिक को याद हो, वो सभी को याद हो सकता है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल सा फार्मूला है। वो पास का फार्मूला हम यूज करते हैं और उस पास के फार्मूले में ये होता है, पी का मकसद जो होता है ना, वो होता है पुल द पिन। हर फायर एक्सटिंग्विशर में इसके लीवर के साथ एक सेफ्टी पिन होती है, वो इसलिए दी गई होती है कि एक्सीडेंटली इसका जो फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो डिस्चार्ज ना हो जाए। आपने इसको हाथ में रखना है और एक हाथ से ये पिन जो है वो पुल कर देनी है। आपके इस पास के फॉर्मूले में ए का कंपोनेंट आपने अचीव कर लिया, सेफ्टी पिन, दूसरी पुल द सेफ्टी पिन। दूसरा जो ए का मकसद है वो होता है एम द नोजल। ये जो होज आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये बेसिकली फायर होज होता है, इसमें से एक्सटिंग्विशिंग एजेंट निकलता है। हम ये जो इसके टिप है, ये टिप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर हम उस जगह पे एम करते हैं जहां सीट ऑफ फायर है। आप फ्लेम्स पे नहीं करें वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया होगी। जहां से आपको दिख रहा है कि यहां से आग जनरेट हो रही है, आप उस तरफ सेफ डिस्टेंस रखें, यानी 6 से 8 फीट का सेफ डिस्टेंस आपने आग से रखना है और वहां से रख के एम द नोजल करना है आपके पास में। जी बिल्कुल, मैं ये स्टेप बाय स्टेप बता के और फिर इसको एक बार एक्सटिंग्विशिंग भी करूंगा। आखिरी में एस जो हमारे पास आता है पास में, वो आता है स्क्विज द लीवर। ये जो लीवर है ये आप स्क्विज करेंगे, जैसे आप इसको स्क्विज करेंगे तो इसका एक्सटिंग्विशिंग एजेंट वो प्रेशर से एक्सपेल आउट हो जाएगा। फाइनल जो एस है वो होता है स्वेप्ट साइड बाय साइड, यानी कि जब इसमें से आप एक्सटिंग्विशिंग एजेंट निकालना शुरू कर देते हैं तो इसको आप इस तरह से सीट ऑफ फायर पे लेफ्ट राइट बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं ताकि आग का कहीं भी छोटा मोटा भी शोला अगर है तो वो बुझ जाए। तो इससे निकलने वाला जितना भी मवादों को आपके अपने हाथों या किसी चीज पे नहीं, वो इतना डेंजरस नहीं होता कि वो हमें परेशानी, क्योंकि अब ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, वैसे तो हर फायर को बुझाने का एक अलग फायर एक्सटिंग्विशर हुआ करता था, बट अब ये यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर आने शुरू हो गए। ब्लू कलर की टैगिंग है, डीसीपी के होते हैं, तो वो आप हर फायर पे यूज कर सकते हैं और इतना ये खतरनाक नहीं होता कि स्किन कांटेक्ट से ये डैमेज करे टिश्यूज को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पुल द पिन मैंने इधर से पुल आउट कर दी है। ए का मतलब है एम द नोजल, हमने जस्ट लाइक नोजल को एम कर दिया है। अब हम स्क्विज करेंगे लीवर को और स्विप साइड बाय साइड करेंगे। तो जैसे मैं ये स्क्विज करता हूं तो इस तरह से ये निकलता है और इसको आपने यूं स्विप करना है, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। और ये इस किस्म का जो है ये एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है। जाहिर सी बात है कि ये मटेरियल एक्सपेल आउट होता है, बट ये कोई खतरनाक नहीं होता। ड्राई केमिकल पाउडर। ये तो पार्ट हो गया कि जब आप आग बुझा, लेकिन वहां पर नाज़रीन जैसे मैंने ये अर्ज किया, ये देखे ना धुआं हुआ, तो ये जो धुआं है आग का, उस आग के धुआं का सबसे ज्यादा नुकसान होता है और उस नुकसान में फिर लोगों का दम घुट रहा होता है और लोग बेहोश हो रहे होते हैं। उस वक्त क्या करना है रेहाना, ये बताइए। सबसे पहले बच्चे भी होते हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, कुछ लोग तो भाग के निकलने की कोशिश भी कर चुके होते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन कुछ लोग बेहोश होते हैं। क्या करना चाहिए 1112 के आने से पहले क्या करना चाहिए? सबसे डेथ जो होती हैं बर्निंग केसेस के अंदर वो होती हैं स्मोक इनहेलेशन से होती हैं। अगर स्मोक इनहेलेशन से आपका विक्टिम जो है कोलैप्स हो गया है और वो ब्रीदिंग भी नहीं ले रहा, तो आपने एक लाइफ सेविंग टेक्निक परफॉर्म करनी थी जिसका नाम है CPR। उसको हम किस तरह परफॉर्म करेंगे वो मैं बताती हूँ। जब भी आप कहीं जैसे बिल्डिंग में आग लगी तो आपने वहाँ CPR स्टार्ट नहीं कर देना। सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी को चेक करना है और उसके बाद आप विक्टिम को सेफ जोन पे लेके आएंगे और उसके बाद आपने 2 चीज़ें चेक करनी है कि विक्टिम आपका रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो विक्टिम का रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए आप उसके शोल्डर टैप करेंगे, हेलो आर यू ओके, भाई साहब आप मुझे सुन सकते हैं। अगर उसने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर बाद में आपने उसकी ब्रीदिंग को एसेस करना है, ठीक है। उसका जो चेस्ट फॉल एंड रेस नहीं हो रहा तो आप समझ जाएंगे ब्रीदिंग भी एब्सेंट है। अब ये है इमरजेंसी सिचुएशन, आपने यहाँ पर 1112 की एम्बुलेंस को लाजमी कॉल करना है। 1112 की एम्बुलेंस को आप कॉल करेंगे, फ़ायदा ये है कि वहाँ पे एक ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ भी मिलेगा आपको और उनके पास एडवांस इक्विपमेंट भी अवेलेबल उनके आने से पहले क्या मैं बताना चाहती थी कि आप उस इमरजेंसी नंबर को आप यानी कि 1112 को लाजमी कॉल करें, ठीक है। उससे पहले आपने स्टार्ट कर देना है CPR। तो CPR स्टार्ट करने के लिए C मतलब कार्डियो, P मतलब पल्मोनरी और R मतलब रिससिटेशन, यानी कि जब आपका हार्ट और ये लंग बंद हो जाए तो आपने मसनूई तरीके से किस तरह उसको दोबारा से बहाल करना है। उसके लिए क्या होना चाहिए? 4 चीज़ें हैं। आपकी हैंड प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो हैंड प्लेसमेंट ये है कि हमारा जो हार्ट है सेंटर ऑफ द चेस्ट पर है। आपने इमेजिनरी निप्पल लाइन ड्रॉ की, जो आपका फर्स्ट सेंटर डोमिनेंट है उसकी पाम हील को आपने रखना है बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट पर, ठीक है, रखिए। अब सेकंड हैंड को इसके ऊपर रखें, बिल्कुल ठीक है, इंटरलॉक फिंगर, एल्बो आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और शोल्डर अबव द विक्टिम इसके ऊपर आ जाएंगे, ये चीज़, ठीक है। ये आपके हैंड प्लेसमेंट हो गए। उसके बाद आपने कितना कंप्रेस करना है, यानी कि कितनी डेप्थ अचीव करनी है। तो अडल्ट के अंदर कम से कम हम 5 सेंटीमीटर तक जाते हैं,
चाइल्ड में अबाउट 5 सेंटीमीटर है और ये इन्फेंट है, इन्फेंट में हम 4 सेंटीमीटर तक जाएंगे। उसके बाद डेप्थ के बाद हो गया कि आपने जो रिदम चलाना है 1 2 3, जो कंप्रेशन का जो रेट है वो आपका 1 मिनट के अंदर 100 to 120 टाइम्स होना चाहिए। और जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना आप रिकॉइलिंग का भी ख्याल करेंगे, क्योंकि जब आप कंप्रेस करते हैं तो आपका ऑक्सीजन ब्लड जो है पंप होता है हार्ट से और वो जाता है ब्रेन की तरफ, और जब आप रिकॉइलिंग का ख्याल करते हैं तो डीऑक्सीजन ब्लड वापस आता है हार्ट की तरफ। तो अब हम कंप्रेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे अभी हम सिर्फ 30 कंप्रेशन परफॉर्म करें, तो मेरी काउंटिंग के साथ साथ आप परफॉर्म कीजिएगा। अपने शोल्डर बिल्कुल ऊपर ले आए इसके, ठीक है जी, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद आप 2 ब्रेथ दे दें। 2 ब्रीदिंग देने के लिए आपने क्या करना है, हेड टिन चिल लिफ्ट करना है, नोज को पिंच करना है और अपने लिप्स की विक्टिम के माउथ के साथ आप सील बनाएं और जेंटली ब्लो करना है। जब आप ब्लो करेंगे तो विजिबल चेस्ट रेस होगा, बट अगर आप कंटिन्यूसली भी कंप्रेशन करते हैं तो मोर इफेक्टिव है। और अगर आपने गोल्डन मिनट के अंदर सीपीआर स्टार्ट नहीं किया तो उसके बचने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि 1 मिनट गुजरेगा तो 10% चांसेस कम हो जाएंगे उसके बचने के। तो अगर आपने 4 से 6 मिनट में उसका सीपीआर नहीं किया तो ब्रेन डेथ हो जाएगी। अगर एक दफ़ा ब्रेन डेथ होगी तो पेशेंट विक्टिम जो आपका है वो रिवर्ट नहीं होता है। तो इसलिए फौरी इसको कोशिश किया जाना चाहिए। गोल्डन मिनट के अंदर करना है, क्योंकि अगर हमारा एस्टिमेटर को टाइम लगा ले 10 to 12 मिनट। अच्छा, लोग उस वक्त जो है वो जब बिल्कुल वो नींद बेहोशी होती है तो पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। अब लोगों को मालूम नहीं होता कि करना क्या है, किस तरह से। अनकॉन्शियस में तो हम कभी पानी नहीं पिलाएंगे क्योंकि वो एस्पिरेट भी कर सकता है। अच्छा, ये तो था अनकॉन्शियस, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। कार्डियक अरेस्ट तो कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जहाँ फायर की बिल्डिंग है, स्मोक की वजह से, उसके बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। आपका नॉर्मल हार्ट रिदम हो जाए उसकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ये होता है। कार्डियक अरेस्ट कहीं पे भी हो सकता है, वो कोई एज नहीं देखता, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। तो इसलिए ये लाइफ सेविंग टेक्निक मेरे ख्याल से सब लोगों को आनी चाहिए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर को लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास प्रोफेशनल टीम पहुंच रही है आप उसकी जान बचा दें। और उसके लिए आपको कोई मेडिकल गैजेट नहीं चाहिए, सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके आपको किसी की जान बचानी है। ये तो आम हालात में भी ये चीज जो है कर सकते हैं, करना वो जरूरी है। और अगर जल जाता है तो जलने की सूरत में आपने क्या करना है, भागना नहीं है, आप स्टॉप हो जाएं, ड्रॉप और कवर कर लें, रोल एंड रोल, ताकि वो आग बुझ जाए। ये भी कहा जाता है कि जब जल जाते हैं तो पानी नहीं डालना चाहिए। पानी डालना चाहिए। जी, जल जाए पानी डालिए, जल जाए पानी डालिए, याद रखिए, क्योंकि टूथपेस्ट नहीं लगानी, कोई बटन नहीं लगाना, वो इन्फेक्शन कॉज करता है। अच्छा। आप जब पानी डालेंगे आपने 20 मिनट तक उसको रखना है टैप वाटर पे, ठीक है। ठंडा पानी बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं रखनी है आपने, क्योंकि वो मजीद इंजरी कॉज करेगा। क्योंकि जब आप पानी डालते हैं ना, जो हीट है ना उसकी इंटेंसिटी थोड़ी और कम हो जाती है। आपकी फर्स्ट लेयर है डैमेज हो रही है, फिर सेकंड है और थर्ड है, फिर कुछ नहीं करना होता, आपने बस उसको क्लीन करना है और उसको कवर कर देना है बस। अच्छा, एक चीज में है कि जब आग लगती है तो धुआं जो है हमेशा ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। तो उस बिल्डिंग से, उस एरिया से निकलना कैसे होता है? बिल्कुल, देखें अमूमन होता ये है कि बीइंग एन ऑक्यूपेंट, ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर इस बोल न्यूज़ की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो मैं अब आपकी मीडिया के तवज्जुह से यही कहना चाहूँगा कि खुद ऑक्यूपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सबसे पहला सवाल वो ऑनर से करे कि इस बिल्डिंग में फायर एग्जिट्स कहाँ हैं, एमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ हैं। और ये जब भी हम किसी नए स्ट्रक्चर में जाते हैं तो इस सेफ्टी ओरिएंटेशन होती है 5 मिनट की, जिसमें हमें पता लगता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें एवैक्यूएट बिल्डिंग से कैसे करना है। तो जैसा आपने कहा कि स्मोक जो है, उस फायर स्मोक की जो कैटेगरी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो लाइटर देन एयर है। तो जब भी वो फायर स्मोक किसी बिल्डिंग में एक्यूमुलेट होगा वो सरफेस से 2 से 3 फीट ऊपर होगा। और एवैक्यूएशन का प्रोसेस, अगर हम बोलें कि आपके पास कुछ भी नहीं है और इमीडिएटली आपने बिल्डिंग से एवैक्यूएट करना है या उस एरिया या रूम से एवैक्यूएट करना है, तो उसका तरीका यही होता है कि आप जमीन पे पेट के बल, जिस तरह से बच्चा क्रॉल करता है वैसे लेट जाएंगे। क्रॉल करते हुए आपको इमरजेंसी एग्जिट की तरफ आप बढ़ेंगे। और सेफ्टी, मजीद सेफ्टी के लिए ये है कि अगर आपके पास कहीं पानी पड़ा है तो आपके पास जो रुमाल है वो रुमाल, नहीं तो अगर वो भी मौजूद नहीं है तो ये जो आपका स्लीव्स होता है उसको गीला, कफ को गीला करके और वो नाक पे आपने रख लेना है। ये एक सॉर्ट ऑफ फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो टॉक्सिक गैसेस आप इनहेल करेंगे। क्योंकि होता ये है कि जैसे ही आप एक तो आप ज़ाहिर पैनिक हो गए और आप एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। ये कि एग्जिट भी करना है तो थोड़ा सा होशो हवास कायम रखने और क्रॉल करके वहां निकलना है, भाग के निकलना। कोई चीज भी उस वक्त जो है वो आपसे टकरा सकती है, क्योंकि धुआं होता है। बहुत शुक्रिया हसन आपका भी, रेहाना। ये वो चीजें हैं जो 1122 के आने से भी पहले आपको करनी है, ये अब आपको ये सीखना है।
अब इस किस्म के वाक़यात खुदा न खास्ता कहीं हों तो आपको मालूम हो कि आपने करना क्या है। चलते हैं सहरिश की जानिब। सहरिश, यकीनी तौर पे आपने भी सीखा होगा कि अगर इमरजेंसी हो तो फिर क्या किया जाना चाहिए। बिल्कुल मुदस्सिर, मैंने भी सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जाहिर है इंसान जब एकदम कुछ इस तरह का वाक़या या सानिया हो जाए तो ब्लाइंड हो जाता है कि अभी मुझे क्या करना है एकदम। तो ऐसे में इस तरह की जो गाइडेंस है, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत आपके लिए कारआमद साबित होती है और आप फिर एकदम से उस तरह ही एक्ट करते हो और बजाय इसके कि आप बिल्कुल वो होता है ना कि ब्लाइंड होके, ब्लैंक होके परेशान हो जाओ। खैर ये चीज़ें, इस पर हुकूमती संजीदगी, इसको हम हाईलाइट करते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं कुछ मुल्क में आने वाले इंतखाबात की बात करते हैं। मुल्क भर में तमाम सियासी जमातों की जानिब से गहमा गहमी देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के शांगला में जो मैदान सजा, वो भी हम लोगों ने देखा। वहाँ पर जो सूरत हाल थी, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो काफ़ी हमें इस वक्त कहते हैं ना, वो गर्मजोशी से खिताब करते जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। अभी उन्होंने बोला कि टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती, मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। मुखालिफिन पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने सियासतदान आज भी अना की सियासत कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके हाथ साफ हो। बिलावल की घन गरज जो कि हम लोग आजकल सुन रहे हैं, इससे पहले भी वो, एक तो मैं बार बार ये देख रही हूँ कि वो जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनको भी बार बार मशवरा दे रहे हैं और नौजवानों की सियासत की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स के रोल की बात कर रहे हैं। तो अली भी यंगस्टर हैं। तो ये जो अभी बयानिया एक नज़र आया है बिलावल का स्पेशली, तो ये यूथ के लिए क्या मैसेज है? आप लोगों को क्या कहा गया है कि क्या बात क्या करनी है आवाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखें, बिल्कुल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो माजी में रही है, जो लोगों को हम आजमा चुके हैं माजी में, वो तो सबके सामने है। एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा और वही लोगों को, वही चेहरों को बार बार रिपीट करना और एक्सपेक्ट करना कि रिजल्ट डिफरेंट आएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। वो चाहते हैं यंग लोग, एनर्जेटिक, जो अपने जहन में एक विजन रखते हो, पाकिस्तान के लिए जज्बा रखते हो, दे शुड कम फॉरवर्ड, अपना रोल अदा करें, काम करें। और आई थिंक पाकिस्तान इटसेल्फ, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो 65% ऑफ पाकिस्तान इज़ यूथ। तो असली रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की सही मायनों में होगी यूथ से। सो वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा, टिकटॉक की सियासत हम नहीं करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, हम ऑन ग्राउंड मौजूद रहेंगे। गेट नंबर 4 की सियासत नहीं रहेंगे, हमें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, हम आवाम को अपनी पावर बनाएंगे और यंग लोगों को आगे लाएंगे। अब देखें, हमारी पिछली दफ़ा भी कैबिनेट, पुराने जो लोग हैं वो पीछे कर दिए हैं, नया सफ़र में पुराने लोग कैसे आप पीछे करें? जरदारी साहब भी पुराने हो गए। देखिए, आपके अपने सदर कराची के, वो भी बड़े पुराने सियासतदान हैं, बुजुर्ग, वो भी हो गए हैं। सिंध के सदर जो हैं निसार खोड़ो साहब, सईद भाई तो सईद भाई यंग आदमी है। तो आप मतलब ओहदों पे तो आपके सारे वही बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे यंग? देखिए, बिल्कुल, तो चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करेंगे और हम नहीं कह रहे कि जो एक्सपीरियंस्ड बुजुर्ग हैं दे विल उनको हम फारिग कर देंगे या बैक सीट लेंगे, वो भी रहेंगे। बट वो कह रहे हैं कि जो यूथ की रिप्रेजेंटेशन है या जो उनको एक इक्वल फुटिंग पे उनके आइडियाज़, इट विल बी अ गुड बैलेंस, हाइब्रिड एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टी हो जहाँ यूथ अपनी एनर्जी यूज़ कर रही हो, अपने नए आइडियाज़ क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स ला रही हो, और जो हमारे बुजुर्ग हैं हमें गाइड करें अपने एक्सपीरियंस से और उन चीज़ों से हम सीखें और मिल के पाकिस्तान की 5 साल से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सूबे में थी और 15 साल से मजमूई तौर पर है, लेकिन उस वक्त भी यूथ को ऐसा टारगेट आप लोगों ने नहीं किया, ना अपनी पार्टी के अंदर सियासत में उस हवाले से, ना यूथ के लिए। क्या ऐसा है कि सबसे बड़े शहर 3 करोड़ के करीब आबादी है, तो अब यूथ एकदम से क्यों याद आ रही है आपके चेयरमैन को, यूथ की बात कर रहे हैं अचानक वोट के लिए? नहीं, देखिए, इस रिस्पेक्टफुली थोड़ा मैं डिसएग्री करूंगा। अगर आप देखें, उठा के देखें MNAs, MPs, सिंध कैबिनेट, अगर आप उठा के देखें 35% ऑफ द पीपल वो यंग पीपल। मिनिस्टर्स आप उठा के देख लें, मंगुल महर हो गए, मोहम्मद बख्श महर हो गए, आप कासिम शाह, मगर यंग लोग लेगेसी हुआ करे, मगर उनके वालिद और उनके बाकी लोग भी मौजूद थे। नए लोगों को मौका देना कि एक लेगेसी है, किसी के दादा थे, फिर वालिद थे और आज उनका बच्चा है। देखिए, शर्जील मेमन साहब आपके सामने, उनकी कोई लेगेसी नहीं थी। जब वो फर्स्ट टाइम उनको पोजीशन मिली तो ही वाज वेरी यंग एंड इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड, कोई ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं। सईद गनी साहब आ गए, वो ग्रास रूट से आए, उन्होंने वर्क किया, ही वाज वेरी यंग, ही स्टिल वेरी यंग, ही स्टिल इन हिज 40s आई बिलीव। तो ऐसी बात नहीं है। और कराची में लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए काफ़ी
कराची को निचला दिखाने की कोशिश तो करते हैं कि काम नहीं हो रहा, बट आई डिसएग्री। देखें आज पिंक बसेस भी चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी आ गया है, मेयर भी आपका पीपल्स पार्टी का है जो आपको दिखाई दे रहा है कि काम कर रहा है। अच्छा, इसमें मतलब बात ये है कि आप लोगों की 15 साल से यहाँ पे हुकूमत है, लेकिन अब एक परसेप्शन जो कि अवाम में दिया गया है, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी कि आप लोगों के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद सिंध में बन रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल भी है, नून लीग भी है, MQM भी है, JUI भी इसमें शामिल है। कहा जा रहा है कि जी मुस्तकबिल में यहाँ का इक़्तिदार भी खतरे में पड़ सकता है, तो आप लोग इसे खतरा समझ रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल इसको खतरा नहीं समझ रहे। हम तो चाहते हैं कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है, बनाए अलायंस, और ये तो वाजे हमें और हमारा मोराल हाई कर रही है। इसलिए चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि अगर इतनी जमातों को हमारे अकेले खिलाफ इतिहाद बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि वाकई उनको हमसे खौफ है और डर है कि अपने अकेले बलबूते पे कोई जमात हमारे खिलाफ कहीं नहीं खड़ी, वो भी जानते हैं। पहली वो चीज़ तो कह रहे हैं आप तन्हा हो गए हैं, आपके साथ कोई इत्तेहाद नहीं बनाना चाह रहा, डूबते हुए जहाज पे कौन सवार होना चाहेगा? वो तो ये देखें MQM की आपकी पुरानी जमात है, आप देखें कि आपके मगर ये भी देखें MQM अकेले हो गए। अच्छा, मगर मैं ये भी कहूँगा अगर आप देखें MQM की ऑलमोस्ट आधी या पौनी पार्टी तो छोड़ के पीपल्स पार्टी वैसे ही ज्वाइन कर चुकी है। आप एक महीने पिछले मैं माजी में नहीं जाता कि कितने MPs उनके, कितने MNA सेनेटर्स आए, आप एक महीने पहले ही उठा लें 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो डूबती किश्ती तो वो होती है ना जो छोड़ के जाके कहीं और लोग जा रहे हो, छोड़ तो लोग उनको रहे हैं और ग्राउंड पे वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बॉयकॉट लोकल बॉडी इलेक्शन से उन्होंने किया फेस सेविंग करने के लिए, हमने तो जो भी। आप लोग क्यों किसी से कोई इत्तेहाद नहीं कर रहे? मैं ये देख रही हूँ कि जलसे कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तैयारी चल रही है, मैनिफेस्टो भी आप लोगों ने सबसे पहले अपना देना शुरू किया है, लेकिन क्या वजह है कि आप लोग इस तरह से मुलाकातें नहीं कर रहे? इलेक्टेबल्स की सियासत आपको पता है हमारे मुल्क में होती है, आप लोगों के इत्तेहाद क्यों नहीं बन रहे? देखिए, हमें अगर ज़रूरत होगी तो इत्तेहाद बन भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पंजाब और KP में हो सकता है, हो सकता है बातें, डायलॉग किसी से भी, कोई भी जमहूरी पार्टी हो, हम जमहूरी लोग हैं, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और पाकिस्तान के मफाद के लिए, आवाम के लिए हम वी आर रेडी टू सिट विद एनीबॉडी एंड टॉक। अभी नाज़रीन, हम जिस हलके में बैठे हुए ना वो अली का हलका है, तो अगर बाहर हमें कोई टूट फूट नजर आएगी सड़कों पे या प्रॉब्लम होगी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ क्रॉसिंग का है ना, कि जहाँ पे जब बारिश का पानी आता है जनाब हमारे लिए रास्ता बंद हो जाता है। मंसूबा अनाउंस कर दिया, उस पर काम भी शुरू, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आपने ये बात की तो मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि विद इन 1 ईयर, देर की मेहरबा आते आते मगर आए देर आए दुरुस्त है। कोरंगी वो क्रॉसिंग का जो पानी जहाँ खड़ा हो जाता है जी, वहाँ एक पूरा एक नया हम मेगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि अब पानी जो खड़ा होगा, जब मैं इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद MNA होऊंगा कर चुके हैं, आप देखते हैं कि अच्छा, इस वक्त हमें ना अली उनसा शाह ने ज्वाइन किया जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि आप MPA या MNA, वैसे आप बाय द वे किस पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं? एज एन MNA। ओके उनसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। इस वक्त अली हमारे साथ मौजूद है, अली राशिद, जो कि साबिक MNA भी हैं, MPA भी हैं पीपल्स पार्टी के, और अब आगे फिर से कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन। तो जरा इनके कार्ड्स निकालिए, इनका मुस्तकबिल का हाल अहवाल जरा इन्हें दीजिए, वो भी काफी एक्साइटेड लग रहे हैं सुनने के लिए। तो इनके लीडर की भी बात करते हैं कि उनका कार्ड क्या कहता है। मुझे काफी अच्छी लगती है जी। नाम और डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताइए। डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। जनवरी 9th of January। नाम बताइए पूरा। अली राशिद। उनसा जो हैं वो अब अपने कार्ड फैला चुकी हैं और उसमें से अली के लिए कार्ड निकल रहे हैं और साथ मुस्कुरा रही हैं। लग रहा है खुशखबरी। अच्छा, उनसा की जो आवाज है ना वो अली को भी आनी चाहिए ताकि वो खुद से सुन लेंगे वो क्या कह रहे हैं। PCR ये इंश्योर कीजिएगा। नहीं अभी आएगी आपको जी। अच्छा, कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव है इनके लिए। 3 of Cups का कार्ड है, फिर हेरोफेंट का कार्ड है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अगर इलेक्शंस हुए तो ये इलेक्ट होंगे। इनका फ्यूचर जबरदस्त। चलें जी, एडवांस की अली एडवांस की पार्टी रख लेते हैं। मुबारकबाद आपको। अच्छा, इलेक्शन हुए पे आपका बहुत ज्यादा जोर था, ये हुए क्यों? मतलब नहीं हो रहे इलेक्शन आपके ख्याल में? इलेक्शन का कार्ड अच्छा नहीं आ रहा? नहीं, विश स्टार का कार्ड है। देखिए उनसे ध्यान से, अभी कह दिया गया जो कहेगा नहीं हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, मेरे पास जो कार्ड है वो उम्मीद का कार्ड है। ये नहीं, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, होप्स अच्छी होनी चाहिए। तो लगता तो है कि इलेक्शंस होंगे, हो सकता है थोड़े बहुत डिले हो जाए। अच्छा। लेकिन इलेक्शंस 2024 में नजर तो आ रहे हैं। अच्छा, अली ने ये भी बताया है
कि हमारी फेडरल में भी गवर्नमेंट बनने जा रही है और हम सरप्राइज देंगे, तो जरा इस हवाले से पीपल्स पार्टी के कार्ड निकालिएगा। ओके, जस्टिस का कार्ड है तो सही तो कह रहे हैं कि कोशिश तो यही करेंगे कि बैलेंस हो, यानी कि ओवरऑल इनकी मेजॉरिटी हो। सही। तो मेजॉरिटी का मुझे कार्ड अगर तो जस्टिस हुआ तो ये जीत सकते हैं। कोशिश तो सभी की है, कोशिश तो फिर सभी की है। नहीं, फ्यूचर तो अच्छा है वैसे। जस्टिस का कार्ड एक मेजर कार्ड होता है। तो जो इनके चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उनका कार्ड बताइए को वजीर आजम वाला है या नहीं? उन्होंने कहा कि जस्टिस का कार्ड है और ये जो आप लोगों की कोशिश है ना कि आपकी फेडरल में भी गवर्नमेंट बने, इसके चांसेस हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ मान नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉर्स का कार्ड है बिलावल साहब के लिए, और बिलावल भुट्टो का मतलब क्वीन का कार्ड है। और हाँ, अच्छा, तो बिलावल का क्वीन का कार्ड क्यों है? किंग का कार्ड होना चाहिए। हाँ, किंग का होना चाहिए, लेकिन वही मैंने कहा कि जैसे आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वजीर आजम के चांसेस जरा कम लग रहे हैं। अच्छा, वजीर आजम से मिलता जुलता कोई हो सकता है, कोई अथॉरिटी। वजीर खारजा फिर बनने लगे। अच्छा अच्छा, उनसा जरा थोड़ा सा अली के हवाले से कार्ड्स और निकालिएगा। इनका माशाल्लाह बिजनेस भी है। आर यू मैरिड? ये मैरिड है तो दूसरी शादी की बात मैं नहीं करूंगी, गलत हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आगे हालात इनके कारोबार के लिहाज से, लाइफ में सक्सेस के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं, कुछ जरा इनको बताएं ना। बहुत एक्साइटेड है, आपने बस एक ही बात बता दी। जी जी, देखिए मैजिशियन का कार्ड है, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है। एक वक्त में ये अच्छा, इनकी आवाज नहीं आ रही अली को, उनसा की जरा देखिएगा इसको। वो कह रही है मल्टी टैलेंटेड है आप और मल्टीटास्किंग करते हैं, बाकी आप खुद ही सुनिए। तो मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि मुझे लगता है कि तो टैलेंटेड माशाल्लाह बहुत है। फिर किंग का कार्ड है, पैशन है इनके अंदर, काम करने का जज्बा है, एनर्जी है। कोई जो भी काम करते हैं बड़े पैशन के साथ करते हैं और चाहते हैं कि कोई उनको जो अथॉरिटी पोजीशनिंग है ऊपर मतलब कोई अथॉरिटी मिलती रहे, मतलब लीड करते हैं, लीडर कमांड मिलती रहे। ओके, सही। हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज हैं और आगे फ्यूचर भी। लेकिन समटाइम्स ये कभी कभी जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका फोकस जो है वो आउट हो जाता है। सही। तो चले हम पूछ लेते हैं, ये पूछते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फोकस्ड आउट वाकई होता है, कभी कभी वो इंसान हो जाता है। हर इंसान का। लेकिन अभी फोकस है अली किस चीज पे है? इलेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आवाम हल्के में घूम रहे हैं आप। पैशनेट, देखिए कहना मैं पैशनेट आदमी हूँ, बिल्कुल हल्के में मैं रह रहा हूँ। तो आपके मसाइल हल्के के हैं क्या, ये भी तो बताएं। पानी के मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, बाकी लोगों के जो मसले हैं। देखिए सबसे ज़्यादा आपको एक्सेसिबल होना होता है अपनी आवाम के लिए, क्योंकि आपका ये हल्का वैसे बड़ा पसमानदा एरिया है ना। जी बिल्कुल, ये तो मगर बहुत बेहतर है। यहाँ हमने इतने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, इतना काम शुरू किया है। कोरंगी टाउन का चेयरमैन पहली दफ़ा ज़िंदगी में पीपल्स पार्टी का है जी, वो शेख साहब डेली बेसिस पे मेयर यहाँ विजिट कर रहे हैं। हम 2 सड़कें तो मेरे घर के इर्द गिर्द मैंने देखी हैं जो बन गई हैं। लेकिन मैं इस बात बगैर सिफारिश के, इन्होंने बोला भी नहीं बगैर नहीं वो हम, बल्कि मैंने मेयर मुर्तज़ा वहाब से कहा था कि ये भी लोग यहाँ रहते हैं भाई, कहते हैं ये प्रोजेक्ट में हैं तो ये बने, और वो फिर उसके बाद कहे बगैर बन गई, वो बनी भी है। और नहीं, वो बाकायदा एक सहरिश, वो बिल्कुल बैक साइड पे नई सड़क बनी है। क्या बात है, सिंगल ये मेरे वोटर होने वाले कोरंगी के वोटर की वैल्यू बढ़ गई है। मैं अलबत्ता ये बात है कोरंगी के वोटर को नहीं है बात वहाँ, लेकिन जो मसले हैं सफाई के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, पानी के बड़े बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज हैं। तो ये इतना कम वक्त है अब तो, अब हमारे एरिया में गैस आती है। तो ये क्या वजह है कि ये इस वक्त आपके पास तो अब अथॉरिटी भी नहीं है ना, गवर्नमेंट नहीं है, मेयर हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। लोग 15 साल से आपकी जमात को वोट दे रहे थे, या आपकी जमात को वोट नहीं भी दिया, गवर्नमेंट थी, वो कह रहे हैं कि 15 साल में काम नहीं हुआ, अब क्या कर लेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कराची शहर में एक खौफ की फिजा थी माजी में। हर पार्टी को ओपनली ऑपरेट नहीं करने दिया जाता था, लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त नहीं होती थी, एक ही पार्टी होती थी, और वो पार्टी किसी और पार्टी जो काम करना चाहे भी उसको नहीं काम करने देती थी, इस वजह से कहीं ये पार्टी मकबूल ना हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? जिनके पास इख्तियारात थे भी, जैसे हमारे पास पीपल्स पार्टी के, तो हमें काम नहीं करने दिया जाता था कि अगर इन्होंने 7 साल से तो अब कोई खौफ नहीं, मगर आप देखें चीज़ें बेहतर हैं, बेहतरी की तरफ जा रही। मैं नहीं कहता थिंग्स आर परफेक्ट, मगर आज की कराची से और 7 साल पुराने कराची को आप देखें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कचरा उठ रहा है, रोडें बन रही हैं, पिंक बसेस चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेयर जा रहा है, सुनवाई हो रही है, चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं। और आवाम भी, आवाम को नजर आ जाता है। और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। देखें कंटोनमेंट इलेक्शंस हुए कोरंगी से, ये बिटाइए, पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, मेजॉरिटी
सब पहले इनके पास, हमारे पास जो है वार्ड, 2 वार्ड नहीं होते थे, बिल्कुल वजूद नहीं था पीपल्स पार्टी के कोरंगी में। हमने कंटोनमेंट इलेक्शन स्वीप किए, बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें कोरंगी टाउन से चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आया, तो आवाम समझ, हाँ फर्स्ट टाइम अच्छा, और फर्स्ट टाइम एमएनए भी इनका। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर है फिर हम वोट भी देंगे। अच्छा उनसा जरा बताइएगा, ये अपनी जो लीडरशिप है उसकी अली उसकी गुड बुक्स में, यानी अच्छे बच्चे हैं, इनके ताल्लुकात अपनी लीडरशिप के साथ किस तरह के हैं, थोड़ा सा जरा कार्ड्स की रोशनी में। ताल्लुकात तो इनके अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे। सच है, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे इंसान हैं कि खामोशी से काम करने वाले हैं, शोर शराबा नहीं करते। अगर कोई काम इनको करना होता है तो हमिड की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा परमिशन भी नहीं लेते, इजाजत भी नहीं लेते कि मुझे ये काम करना है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इनका जो एनर्जी है वो मनमानी एनर्जी है। अपनी मर्जी से जो उनको बेहतर लगता है वो कर लेते हैं, जो बेहतर नहीं लगता वो नहीं करते। तो ऐसे ही है, कर जाते हैं काम, ये बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वो सलमान खान का डायलॉग है ना, मेरे बारे में ज्यादा सोच रहा नहीं, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। इसको तो फिल्में भी देखते हैं आप? हाँ, मुझे शौक है। अच्छा, फिल्में देखने का शौक है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आजकल जो सिचुएशन अब है, अब हम देख रहे हैं कि बिलावल तो गरज रहे हैं, सबको नजर आ रहा है, तो अभी आपकी प्रॉपर कैंपेन हमें सिंध में नजर नहीं आ रही है। ठीक है, केपी और बलोचिस्तान तो वो गए हैं, स्केड्यूल का वेट कर रहे हैं। देखें, स्केड्यूल के अलावा देखें, सिंध तो हमारा घर है, सिंध हमारे पास है, हमें बाकी इलाकों में जाके थोड़ी अपनी बात मनवानी। सबसे ज्यादा सिंध पर है इस वक्त इत्तेहाद की। देखें, मगर सबसे जो सेंसिटिव, देखें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई और पार्टी आपको दिख रही है अभी? नहीं, इसलिए सब तकिया करके बैठे हुए हैं, कहीं से उनको सपोर्ट मिल जाएगी, कहीं। वाहिद पीपल्स पार्टी है जो ग्राउंड पे है और हर जगह दिख रही है। हमने चूज़ किए वो इलाके जो बाकी पार्टियां बहाने बना रही थी कि ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं, यहाँ तो इलेक्शन ही नहीं हो सकता, बलूचिस्तान, केपी, उसकी वजह से डिले किया जाए इलेक्शन। तो हमने जाके वहाँ जलसे करके दिखाए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हमने कहा हमें खौफ नहीं, हम तो बड़े बड़े जलसे यहाँ कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकता। चलें, आपकी पॉलिसी कितनी कारगर साबित होती है, अवाम कितना आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कि आपको ये यकीन रहे कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो रहा है। 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, ये साफ शफाफ का तो बहरहाल उसके बाद 9 फरवरी से शुरू होगा मामला। अली, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली राशिद। और उनसा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने आज कुछ किस्मत के अहवाल, अपने कार्ड्स आए हैं, तो मुदस्सिर इकबाल और सहर ज़ुहैब को इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ बेहतर आप करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। पीर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।